पे आ गए थे, सिलेबस लिख लेते हैं यूनिट 2 का ये सिलेबस है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, एरेज, फंक्शन, स्ट्रिंग्स, ये सब यूनिट 2 में है। यूनिट 2 सबसे बड़ी है, आपको यूनिट 2 में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि सारे मेन कंसेप्ट ना इसी यूनिट के अंदर है। अगर आप ये यूनिट अच्छे से समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो भी मैं इसमें प्रोग्राम बताऊंगा करूंगा, आप ट्राई करना, अगर आपने खाली क्वेश्चन पढ़ा तो पहले आप खुद ट्राई कर सको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात पहले और, कि आपको मैं बताना भूल गया कि जो सी है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, अगर आप PRINTF सब स्मॉल में लिखते हो उसका मतलब अलग होगा, कैपिटल में लिखते हो उसका मतलब अलग होगा, क्योंकि स्मॉल PRINTF यही एक कीवर्ड है, इसलिए वो इसी को एक्सेप्ट करेगा, कैपिटल वाले को नहीं करेगा। दोनों का मतलब इसमें अलग अलग होता है। ऐसे ही वेरिएबल के रूप, मतलब वेरिएबल के मीनिंग में भी है। अगर आप वेरिएबल लिखते हैं स्मॉल n स्मॉल u स्मॉल m NUM इक्वल्स टू 1, तो एक अलग वेरिएबल होगा। अगर आप लिखते हैं कैपिटल N कैपिटल U कैपिटल M इक्वल्स टू 5, तो ये अलग वेरिएबल बन गया। ये उसी वैल्यू को चेंज नहीं किया आपने, आपने अलग वेरिएबल बनाया। समझ आई बात। अगर आप स्मॉल n अंडर केस में, अपर केस में और लोअर केस में सी के अंदर वैल्यू डिफर कर जाती है, मतलब उसका मीनिंग अलग अलग हो जाता है। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब अपर केस और लोअर केस में सी की लैंग्वेज में फर्क आ जाता है, इसलिए वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। समझ आ गई होगी यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में। इसमें इफ एल्स और इफ एल्स और स्विच है, 3 केस है। इफ के बारे में पढ़ते हैं पहले। इफ का सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका। सबसे पहले आप इफ लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लगाएंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट से इफ का ब्लॉक शुरू करेंगे। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होगी उन पर वर्क तभी होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे एग्जांपल लिख के आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पे इंक्लूड std ऐसे लिखते ही हैं। इंट मेन लिखा है क्योंकि मेन का जो फंक्शन है उसका मैंने डेटा इंटीजर दिया, तो यहाँ पे रिटर्न 0 लिख रहा हूँ। ये सब बेसिक सी प्रोग्राम की चीज़ें मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया एज नाम का, जिसका मैंने डेटा लिया इंटीजर और वैल्यू साइन करी 9। फिर मैंने एक इफ लगाया जो हम पढ़ रहे हैं अब, ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन क्या लगाई, एज ग्रेटर देन 18। अगर ऐसा है तो इसका मैंने ब्लॉक स्टार्ट किया। इस ब्लॉक के अंदर मैंने लिखा प्रिंट एफ यू आर एन एडल्ट। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने दूसरा एक और इफ लगाया, इसमें मैंने लिखा इफ एज लेस देन 18। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसका ब्लॉक के अंदर मैंने क्या लिखा, यू आर नॉट एन एडल्ट, ये प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एज में 9 वैल्यू दे रखी है मैंने, तो ये 9 लेस देन 18 वाली कंडीशन ट्रू होगी और यू आर नॉट एन एडल्ट प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे इसका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में हम आप पढ़ चुके हैं कि रोम्बस कहाँ यूज होता है, रेक्टेंगल का यूज होता है, पैरेललोग्राम कहाँ यूज होता है, तो इसका कुछ समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ये क्यों लगाया है, क्योंकि हमें पता है रोम्बस कंडीशन के लिए यूज होता है। स्टेटमेंट्स के लिए रेक्टेंगल यूज होता है, इसलिए मैं यहाँ पे ये लगाया है। एरोस यूज हो रहे हैं, ट्रू लिखा जा रहा है कि ट्रू होगा तब यहाँ पड़ेगा, फॉल्स होगा तो यहाँ पड़ेगा। ये एक बेसिक इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सा बनाने आता है तो अब इस बेसिक का अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा, कंडीशन हम रोमस में डालते थे, स्टेटमेंट इसमें करते थे, कंडीशन ट्रू फॉल्स दोनों हो सकती है तो यहाँ से 2 एरो निकलेंगे। ये सब अगर आपको याद रहेगा तो आपको आसानी से बना पाओगे, ठीक है। मैंने बेसिक बना दिया, कोई भी प्रोग्राम का खुद बना सकते हैं अब, ठीक है। यहाँ एक प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम फॉर मास बंक हमारा कभी हो नहीं पाता है, सेमेस्टर खत्म होने का आ गया, झूठी बात नहीं है सब। चलो अपने दुख नहीं बताता आपको, आगे बढ़ते हैं। हैश इंक्लूड std.h लिखा मैंने, फिर वॉइड मेन लिखा, क्योंकि मेन की डेटा वॉइड दी है इसलिए मैंने रिटर्न 0 नहीं लिखा है। समझ आ रही है ना बात, मैं बार बार रिपीट करूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए दोबारा। फिर मैंने एसकाउंट लिया एक वेरिएबल जिसका डेटा इंटीजर है, इसने वैल्यू शो कराई 0। थोड़ा फास्ट लग रहा है तो धीरे कर सकता हूँ, चल रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपके यहाँ पे राइट साइड में नीचे एक सेटिंग का बटन आ रहा होगा, वहाँ पे स्पीड में जाके स्लो कर लो। अगर फास्ट लग रहा है तो, स्लो लग रहा है तो फास्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंट मैंने इंटीजर डेटा टाइप ली किसकी, इस वेरिएबल की, जिसका मैंने नाम दिया एसकाउंट। इसको मैंने वैल्यू साइन करी 0। अगर इफ एक कंडीशन लगाई ब्रैकेट के अंदर एसकाउंट इक्वल टू 0, इक्वल टू 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि जब हमें दोनों वैल्यू को कंपेयर कराना होता है तो हम 2 बार इक्वल टू लिखते हैं। समझाई बात। मैं चाहता था कि एसकाउंट की वैल्यू 0 से कंपेयर हो, इसलिए मैंने डबल इक्वल टू लिखा। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारा जो कंपाइलर है वो इस ब्लॉक के अंदर आके इस स्टेटमेंट से वर्क करना चालू कर देगा। अगर नहीं होगी तो इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, हमने पीछे पढ़ाई है ये बात, ठीक है। तो मैंने एसकाउंट इक्वल टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि मैं एसकाउंट को 0 से कंपेयर करना चाहता था। अगर ये जिसकी वैल्यू 0 होगी तो ये मैच कर जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारा कंपाइलर इस ब्लॉक के अंदर आ पाएगा, ठीक है। फिर मैं नीचे दोबारा एक कंडीशन लगाई, इफ एसकाउंट एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल टू 0। एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल टू 0 मतलब हम देखते हैं क्या वो इसके बराबर नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ हम देख रहे थे क्या वो इसके बराबर है तो इक्वल टू, इसके बराबर नहीं है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल टू। थोड़ा धीरे करते हैं इसको। इफ एसकाउंट एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल टू 0 मतलब क्या एसकाउंट 0 के बराबर नहीं है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी और वो हमारा कंपाइलर इसके अंदर आके काम करना स्टार्ट कर देगा। मतलब यहाँ पे अगर 0 की जगह एसकाउंट कुछ भी हो तो क्या चेक करेगा, क्या ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। नहीं है वो किससे वेरीफाई कर रहा है, इस चीज़ से। हाँ भाई बिल्कुल नहीं है, 1 0 के बराबर नहीं है। अगर एसकाउंट में मैंने 1 शो किया होता तो, ठीक है, तो वो नहीं होता और तब हमारा आ जाता है मास बंक नॉट सक्सेसफुल। समझ आया। क्लास में जब एक भी बच्चा नहीं होता है तब मास बंक हो पाता है ना, तो जो कि मेरा कभी नहीं हो पाया।
तो इसलिए मैंने एस काउंट लिया, मतलब स्टूडेंट्स का काउंट। अगर वो एक 0 होगा तो मार्क्स बंक हो जाएगा, अगर वो 0 नहीं होगा तो मार्क्स बंक नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम मतलब सेम वही मार्क्स बंक का प्रोग्राम है, बट थोड़ा मोर करेक्ट वर्जन है उसका। वो भी सही था, सही ये भी है। क्या फ़र्क है अभी आपको देखो पता चलेगा। सेम वही कर रखा है, बट आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो मैंने दूसरी इफ कंडीशन के बजाय ना एल्स लिख दिया। एल्स क्यों लिखा? क्योंकि हम जो कंडीशन वर्क कर रहे हैं सिर्फ इसी कंडीशन पे मुझे ये प्रिंट कराना था। इसके अलावा कुछ भी हो, समझ रहे हो? यूजर ने गलती से एस काउंट में गलती से -334 लिख दो, गलती से 0 के बजाय माइनस में लिख दूंगा। स्टूडेंट नेगेटिव में नहीं हो सकते, बट सब उसको मैंने लिख दिया। तो अगर वो 0 नहीं है, उसके अलावा कुछ भी होगा ना, वो ये चीज प्रिंट कर देगा। समझ आ रही है बात? अगर वो 0 नहीं है, कुछ भी होगा तो वो ये प्रिंट कर देगा। कैसे? क्योंकि मैंने जो इफ लगाया उसने वो पहले देखा इफ की ये कंडीशन, क्या अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर जो हो रहा है उसको वो काम करेगा। अगर इस इफ के नीचे, जस्ट इस इफ के नीचे एल्स लिखा है तो कहेगा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कर, नहीं तो ये एल्स समझ लो नहीं तो का काम कर रहा है। थोड़ा अजीब है सुनने में कि क्या भाई क्या बोल रहा है तू, बट ठीक है समझो। एल्स मतलब एल्स कह रहा है कि ये कंडीशन ट्रू है तो ये कर दे, नहीं तो इस एल्स में जो भी लिखा है वो कर दें। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ जो भी हो रहा होगा वो हो जाएगा। समझ आया? कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ये रहा इफ एल्स का सिंटेक्स। इफ हमने इफ देखा कि इफ लिखो, ब्रैकेट में कंडीशन लगाओ, फिर कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक शुरू करो। इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो कर्ली ब्रैकेट से जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सेम इफ एल्स का ही है। पहले वही इफ का लिखा हमने, फिर यहाँ पे एल्स का लिखा। अब एल्स के स्टेटमेंट्स वाले ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है, इस पर ध्यान देने वाली चीज है। स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज फॉल्स, मतलब ये जो इफ की यहाँ कंडीशन लिखी हुई है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स हो जाएगी, तब इस एल्स के ब्लॉक के अंदर जो कंडीशंस या फिर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उस पर वर्क होना स्टार्ट तभी होगा जब इफ वाली कंडीशन फॉल्स होगी। यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल उसी फॉर्म में। इफ एज ग्रेटर देन 18 तो यू आर एन एडल्ट प्रिंट कर दे, एल्स इसके अलावा कुछ भी हो, बंदे ने एज गलती से नेगेटिव में आपने लिखी होगी तो भी ये प्रिंट हो जाएगा। एज नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। प्रोग्राम करते वक्त अगर आपने यहाँ पे गलती से नेगेटिव में लिख दी तो वो इसको चेक करेगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि माइनस समथिंग ऑलवेज लेस देन 18 होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो वो इस एल्स पे वर्क करेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि एज नेगेटिव में है, यू आर नॉट एन एडल्ट। समझ आया? कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, दोबारा यहाँ पेंट में लिखा है इसलिए मैंने रिटर्न 0 लिखा है, बार बार याद दिला रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लो चार्ट आपको समझ आ ही गया होगा अभी तक, पहले सब कवर करते ही आए हैं। आपको पता है क्या यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, पता है ना? मैं बोल नहीं रहा इस बार। ये ओवल कहाँ यूज़ हो रहा है? स्टार्ट में। ये ओवल कहाँ यूज़ हो रहा है? एंड में। यहाँ पे एंड में लिख सकते हो तो, या फिर एग्जिट भी लिख सकते हो। ये कंडीशन है इसलिए रोम्बस, स्टेटमेंट है इसलिए रेक्टेंगल। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ये एक बेसिक इफ एल्स का फ्लो चार्ट है। कोई भी इफ एल्स का क्वेश्चन आता है आपको, अगर ये थोड़ा बहुत भी ध्यान रहे, नहीं भी ध्यान है, फ्लो चार्ट कैसे बनाता है सब पता है, जो हम पहले पढ़ के आए कि कहाँ कौन सा सिंबल कहाँ यूज़ करना है, तब आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स कंसीडर यू आर अ टीचर एंड यू हैव टू गिव ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स। क्या कंडीशन पे ग्रेड देने हैं कि अगर मार्क्स 90 से अबव है तो ए दे दो, 80 से अबव है तो बी, 70 या 70 से अबव है तो सी, 60 से अबव है तो डी, 60 से कम है तो फेल कर दो। अब इसका पहले थॉट में आप कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे। एक सेकंड, एक मिनट, मेरे को देखो, दिख रहा हूँ? हाँ, अब इसका प्रोग्राम पहले आप खुद बनाओ। जैसे मैंने बोला था पेज पे बनाना, फिर उसी को सेम वैसे बिना कुछ ऐड लेस करे उसको अपने कंप्यूटर पे लिखना और फिर रन करना। लिख के देता हूँ, पहली बार गलती आएगी ही आएगी। पेज पे कोई अभी तुम इतने मास्टर नहीं होगा कि सही लिख सको कोड, गलती आएगी, फिर उसको सुधारना। जब चल जाए तो कुछ ऐसा बनेगा और उसकी गलती नोट करना। पहले खुद कर लो, फिर पॉज करके प्ले करना। मैं रुका हूँ, ठीक है? मैं रुका हूँ, कर लिया होगा अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये कुछ होगा आपका फर्स्ट थॉट, ऐसा कुछ आपका फर्स्ट थॉट होगा। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि आपने मार्क्स लिया, जिसको मान लो मैंने 50 लिया, आप यूजर से भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे समझाना है आपको इसलिए मैंने पहले से उसमें वैल्यू 50 ले ली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने एक इफ लगाया, इफ ब्रैकेट के अंदर क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो ग्रेड ए प्रिंट कर दे। फिर मैंने इफ का ब्लॉक देखो यहाँ बंद कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ज़्यादातर लोगों की अच्छी प्रैक्टिस ये होगी कि अगर आप यहाँ पे ब्लॉक शुरू कर रहे हैं तो जो भी स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं तो इस ब्लॉक एंडिंग के लिए अलग से एक लाइन दे, जैसे हम पीछे दे रहे थे। एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे जब मैं ब्लॉक फिनिश कर रहा हूँ इसको अलग से देते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। बट मेरे पास स्पेस कम थी तो मैं यहाँ पे ऐसे शो कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, इग्नोर करो ये सब। अब दोबारा प्रोग्राम पे आते हैं। मैंने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया, डेटा टाइप इंटीजर है, इसके अंदर मैंने वैल्यू 50 स्टोर करा ली। एक इफ कंडीशन लगाई कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो प्रिंट एफ ग्रेड ए कर दे। आपने भी लगाई होगी। फिर आपने एक और इफ लगाया होगा कि मार्क्स ग्रेटर देन 80 है तो ग्रेड बी प्रिंट कर दे। फिर मार्क्स ग्रेटर देन 70 है तो ग्रेड सी, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो ग्रेड डी।
अब हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे उल्ट एक और कंडीशन लगा दी कि इफ़ लेस देन 60 तो प्रिंट फेल, वो भी कर सकते हैं, बट मैंने एल्स का यूज़ किया क्योंकि हम इफ एल्स पढ़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, अब पहले आप सोचो कि इस प्रोग्राम में गलती क्या है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ गलती क्या है, वो सोचो। आपने भी अगर ऐसे कुछ प्रोग्राम बनाया तो रन करा होगा, आपको पता चल गया होगा कि क्या गलती है। नहीं पता चला तो अभी समझ आएगा। देखो, जब मैं इसको 50 लूँगा तो क्या होगा, इस कंडीशन से चेक करेगा, ग्रेड ए प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। इस कंडीशन से चेक करेगा, ग्रेड ए प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुई। फिर इससे नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, वो एल्स को देखेगा। अब एल्स में तीन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है इफ़ की कोई भी, इसलिए यहाँ पे फेल वो कर देगा प्रिंट। 50 में सही वर्क करा, फेल प्रिंट हो गया। यहीं आप इसको 100 करके जब आप रन करोगे तब दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आ जाएगी, क्या ये कंडीशन ट्रू है? अगर वो 100 है, सपोज करो यहाँ पे मैं 100 लिखता हूँ, हो सकता है यहाँ पे अभी समझ लो यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया, बहुत गंदा 100 लिखा भाई। सपोज करो मार्क्स के अंदर मैंने 100 स्टोर करा लिया यहाँ पे इसकी जगह, तो क्या 100 ग्रेटर देन क्वेश्चन 90 है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे ग्रेड ए प्रिंट होगा। अब क्या 100 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है? बिल्कुल है। तो क्या ग्रेड बी प्रिंट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने उसको ये कंडीशन चेक कराई, सही हुई, उसने ये प्रिंट कर दिया। ये कंडीशन चेक कराई, सही है, उसने ये प्रिंट कर दिया। अब एज अ टीचर या फिर एज अ प्रोग्रामर अगर आपको किसी ने क्वेश्चन दिया तो वो तो नहीं चाहेगा ना भाई, क्या यार ए बी सी डी सब प्रिंट क्यों कर रहा है? मैंने बोला कि 90 सब पे तो खाली ए प्रिंट कर। समझ आया? अगर 100 है तो सब प्रिंट हो जाएगा, खाली डी को फेल को छोड़ के डी तक प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वो तभी प्रिंट होगा अगर सारी कंडीशन फॉल्स होती। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, कोई कुछ ही बताऊँ कैसे कैसे होगा वो? 60 इसमें नहीं बनेगा, बट एक और चीज़ होती, अगर ये जो एल्स है ना, ये भी सिर्फ इस इफ़ के साथ बंधा हुआ है अभी, इन सारे इफ़ के साथ नहीं बंधा हुआ। समझ आई मेरी बात? जैसे अगर 100 है तो ये सब प्रिंट हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपके लिए, कोई मैं नहीं, सब भूल जाओ अभी तक, शुरू से दोबारा से ध्यान लगाते हैं इसके लिए। कैसे इफ एल्स से बंधा हुआ है आपको नहीं समझ आएगा, दोबारा से देखते हैं। अगर यहाँ पे 100 होता मार्क्स के बजाय तो 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होता, ए प्रिंट हो जाता, ट्रू कंडीशन है। फिर 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होता, बी प्रिंट हो जाता। 100 इक्वल टू 70 होता, सी प्रिंट हो जाता। बट अच्छा प्रोग्राम, मतलब सही प्रोग्राम थोड़ी है ये। अगर 100 से आप चाहते हो खाली ए प्रिंट हो, इसका सोल्यूशन अगर आपको पता है, आप सोच पा रहे हो कैसे होगा, तो आप खुद ट्राई करो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये होगा इसका करेक्ट सोल्यूशन। कैसे होगा? मैंने यहाँ पे इफ़ लगाया, यहाँ पे मैंने एल्स इफ लगाया। एल्स इफ आ गई यहाँ पे एक नई टर्म, क्या है भाई? अब ये एल्स इफ क्या है? आपके सारे इफ को जोड़ देता है। समझ आई? सारे इफ को जोड़ देता है, मतलब कोई भी एक इफ ट्रू हो गया तो बाकी सारे इफ को नहीं ध्यान जाएगा। कैसे? ये देखो, मान लो अब यहाँ पे मार्क्स 100 होते हैं, यहाँ पे मैंने फिर 50 लिखा हुआ है, सॉरी यार, माई बैड, ठीक है, माफ कर देना। मान लो यहाँ पे मैंने 100 लिखा होता है, मार्क्स 100 होता है यहाँ पे, तो क्या 100 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है? बिल्कुल है, ग्रेड ए प्रिंट हो गया। क्या अब ये कंडीशन देखी जाती? अब ये कंडीशन नहीं देखी जाती जो इसके नीचे है। अब ये वाली कंडीशन नहीं देखी जाती, ये वाली कंडीशन भी नहीं देखी जाती, और ये वाली कंडीशन भी नहीं देखी जाती। क्यों? क्योंकि अभी एल्स इफ में लिखी है। एल्स इफ का मतलब, पहले भाई तू ये देख, नहीं तो ये देख, अगर ये ट्रू नहीं हुई तो ये देख एल्स इफ, अगर ये भी ट्रू नहीं हुई तो ये देख, अगर ये भी ट्रू नहीं हुई तो ये देख, और अगर ये सारी ट्रू नहीं हुई तो फिर ये एल्स वाली देख। समझ आया? वो इस सीक्वेंस में चलेगा कि पहले इस कंडीशन को देखेगा, फिर इस कंडीशन को देखेगा, इस कंडीशन को देखेगा, और फिर इस कंडीशन को देखेगा। जोन सी ट्रू हुई वो वाला प्रिंट करके आगे नहीं बढ़ेगा, पूरे इस यहाँ से लेके यहाँ तक के बाहर आ जाएगा। इसके बाद जो कंडीशंस लिखी होंगी उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे से बाहर आ जाएगा। जैसे उसको एक कंडीशन ट्रू मिल गई या फिर कोई भी नहीं मिली तो एल्स वाला कर देगा, बट करेगा। अब वो इन 1 2 3 4 इन पांचों में से एक ही चीज़ प्रिंट होगी। अब जैसे पहले अगर ये वाला कोड है तो सब प्रिंट हो सकता था, पूरी पांचों ए बी सी डी सब प्रिंट हो सकता था, बट यहाँ पे हमने एल्स इफ यूज कर लिया तो एक ही चीज़ प्रिंट होगी, या तो ए बी सी डी या फिर फेल। ठीक है, समझ आ गई होगी बात? देखो अब ये रहा एल्स इफ का सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या है? इफ कंडीशन एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी ये स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। एल्स इफ, अब ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू। अरे यार मैंने लिखा गलत हुआ, मैं ध्यान से पढ़ने लिखा हूँ। एल्स इफ कंडीशन इज ट्रू, ये वाली, एंड अबव फॉल्स, ऐसा भी कुछ आना चाहिए था कि ऊपर वाली अगर फॉल्स है और ये वाली ट्रू है तभी ये एग्जीक्यूट होगा। समझ आया? एल्स एग्जीक्यूट इफ ऑल अबव कंडीशंस आर फॉल्स। इसके ऊपर, इस एल्स के ऊपर जितने भी एल्स इफ लगे होंगे, इसके अंदर जितने भी ऊपर एल्स इफ और इफ लगा होगा, अगर वो सारी कंडीशन फॉल्स होगी तभी एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। सिंपल।
एक और वही प्रोग्राम मैंने वैसे ही बना के दिखा रखा है आपको, ये आप खुद पढ़ के समझेंगे। और यहाँ पे भी मैंने इंट में लिखा है तो रिटर्न 0 कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये फ्लो चार्ट है इफ एल्स का। थोड़ा देखने में डरावना लगा होगा बट कुछ मेजर नहीं है। अगर आप बिना फ्लो चार्ट देखे सोचते हैं कि आप कहाँ कंडीशन लगा रहे हैं, कहाँ स्टेटमेंट बना रहे हैं, उस हिसाब से अपने क्या बोलते हैं रोम्बस सर्कल ये सब ड्रॉ करते हैं तो आप खुद भी ये बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जहाँ कंडीशन आ रही है और नो हो रहा है ना, तो नो के बाद वो अगली कंडीशन पे ही जा रहा है, तभी वो अगली कंडीशन पे जा रहा है अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो रही है तो। ये बात ध्यान रखना है, इफ एल्स में ये है। यही अगर मैंने सारे, ये देखो जो ये वाला था इसमें मैं सारे इफ यूज करा था, उसमें ऐसा ना बनता। उसमें हमारा एरो स्टार्ट से यहाँ भी जा रहा होता, इसके बाद यहाँ से अलग से यहाँ भी जा रहा होता, अलग से यहाँ भी जा रहा होता, क्योंकि वो सारी कंडीशन पे वर्क कर रहा है। बट इस केस में अगर कंडीशन 1 फॉल्स होगी तभी वो अगली कंडीशन 2 पे बढ़ रहा है। समझ आई मेरी बात? इसलिए, और जैसे देखो एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो इन सारी कंडीशंस को इग्नोर करके यहाँ इनके बाद वाली स्टेटमेंट्स पे आ जाएगा। इजी, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्विचमेंट कुछ नहीं है, इफ एल्स जो हमने भी पढ़ा, इफ एल्स इफ इसका रिप्लेसमेंट है। इफ एल्स इफ लेटर, ये देखो इसको बोलते हैं हम इफ एल्स इफ लेटर, इसका रिप्लेसमेंट ही होता है स्विच स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें केसेस बनते हैं, कैसे हम उसके सिंटेक्स से समझते हैं। देखो पहले आप स्विच लिखेंगे जो कि कीवर्ड होगा सी में, फिर ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन, कोई भी आप एक्सप्रेशन जिस पर वर्क करना चाहते हैं, फिर इसका यहाँ से ब्लॉक शुरू होगा और जितने आप केसेस देना चाहते हैं उतने केस, एक डिफॉल्ट केस और उसका यहाँ पे ब्लॉक खत्म। केसेस में क्या होगा, आप एक केस और एक वैल्यू 1 देंगे। ये वैल्यू 1 क्या है, पहले आप देखो सिंटेक्स समझ लो क्या कैसे काम कर रहा है, एक बार बताता हूँ। पहले स्विच, ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन, इसका ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक के अंदर जितने केस आप चाहते हैं उतने केस और एक डिफॉल्ट। केस कैसे देने, केस लिखेंगे आप, क्योंकि वैल्यू जब वो वैल्यू हो तब उस पर वो वर्क करें, फिर ये कॉलन लगा के वो सारी स्टेटमेंट जिस पे वर्क करें, और फिर ब्रेक। हर केस के बाद, हर डिफॉल्ट केस के बाद भी आपको ब्रेक दिखेगा। स्विच में ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। स्विच की डिफाइन वगैरह कुछ भी बोला जाए, ब्रेक ज़रूर लिखना। ब्रेक पे ध्यान देना कि BREA की स्मॉल लिखना है, या क्यों, क्योंकि आपको केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, मैंने अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैंने जब एक्सप्रेशन में खाली नम लिया है, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते थे, बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे A+B+C, A+C+B+D इंटू 5, कुछ भी ऐसा ले लो। अगर जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा उसकी अगर वैल्यू 1 है तो केस के आगे जो आपने यहाँ पे 1 लिखा है तो इस केस में चला जाएगा वो। अगर मैंने यहाँ पे केस के आगे 52 लिखा होता तो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होता है अगर उसकी वैल्यू 52 जब भी होती, या अगर उसकी वैल्यू 52 होती तब वो इस केस के अंदर एंटर करता। ये जो केस के अंदर ये सब लिखा हुआ है ना, प्रिंटफ और ये ब्रेक, ये तब वर्क होता अगर ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू इस केस के बाद जो लिखा उससे मैच कर जाएगी। तो थोड़ा एल्सिफ की तरह अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो ठीक है। अगर ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे होगा इसकी वैल्यू केस के बाद जो लिखा उससे मैच कर जाएगी तब वो उस केस के अंदर आ जाएगा और जो हो रहा हो जाएगा। ये ब्रेक लगाना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप ब्रेक नहीं लिखोगे तो वो ये भी करेगा, इसके आगे वगैरह में भी सब में जाएगा और वो सब भी करेगा। क्योंकि आप केस में स्विच से बाहर आने के लिए हमारे कंपाइलर को ब्रेक लगता है तो हम यहाँ पे ब्रेक ज़रूर लगाते हैं हर केस, हर डिफ़ॉल्ट के बाद। डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट समझ लो अगर वो इससे भी मैच नहीं करता, इससे भी मैच नहीं करता, जितने भी आपने केस लिया है ये नम की वैल्यू किसी से मैच नहीं करती तो वो डिफ़ॉल्ट, मतलब किसी से मैच ना करे तो ये कर ले। ये एल्स की तरह, ये इफ एल्स में अगर जब हम कर रहे थे ना, जैसे ये देखो जब वो किसी से मैच नहीं कर रही थी वैल्यू तब वो एल्स में आ रहा था ना कि भाई अगर ये समय कोई कंडीशन ट्रू ना हो तो फेल हो जाए। सेम ऐसे ही स्विच में है कि अगर कोई भी केस मैच ना करे तो ये डिफ़ॉल्ट में जो हो रहा है वो कर दे भाई। और क्योंकि स्विच से बाहर आने के लिए ब्रेक ज़रूरी है तो हम डिफ़ॉल्ट में भी ब्रेक लिखते हैं। ब्रेक क्या होता है अभी हम जंप में आगे भी पढ़ेंगे, बट ब्रेक मतलब इस स्विच के ब्लॉक से बाहर आने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं। ये है स्विच का फ्लो चार्ट। इसमें हल्की सी गड़बड़ ये है कि मैंने यहाँ पे कैपिटल B लिखा हुआ है और स्मॉल ई लिखना माना फ्लो चार्ट है, स्मॉल क्या फ़र्क नहीं पड़ता, हम बिल्कुल प्रोग्राम कोड नहीं लिख रहे हैं। बट अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आपको अच्छे से ध्यान रहे कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज ऐसी तो हम B हमेशा स्मॉल ई लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया स्मॉल BREA की का मतलब अलग हो जाएगा, कैपिटल BREA का मतलब अलग हो जाएगा, और हमारे कंपाइलर को खाली स्मॉल BREA की का मतलब ही पता है। समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दोनों में डिफरेंस देख लो। इट एग्जीक्यूट ऑन डिफरेंट केसेस पे चलता है और इट एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशंस। ये कंडीशंस पे चलता है, वो केसेस पे चलता है। इट कैन वैल्यूएट द इंट और कैर टाइप एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशंस पे भी वर्क कर सकता है। कैर पे जैसे मैं नम यूज कर रहा था वो खाली कैरेक्टर या इंटीजर है, खाली उस पर भी वर्क कर रहा है ना स्विच हमारा, बट ये ऐसा नहीं कर सकता। इट कैन इवेल्यूएट एनी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, ये खाली एक्सप्रेशन पे वर्क करता है।
समझ आ रही है बात? गलत लिखा है मेरी बात से यहाँ पे, कंडीशंस होगा, सॉरी। इट कैन इवेल्युएट ओनली ऑन कंडीशंस, ये इफ खाली कंडीशंस पे चल सकता है। ये थोड़ी लाइन कंफ्यूजिंग हो सकती है कि एक्सप्रेशंस हर टाइप के एक्सप्रेशंस में नहीं, इसको इग्नोर करो इस लाइन को। इट वर्क्स ऑन कंडीशंस, इट कैन ओनली इवेल्युएट द इंट कैर टाइप एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशन पे चलता है, वो कंडीशन पे चलता है, ठीक है। ये फास्टर और ईजियर है, इट कैन मेसी विद देयर आर लॉट्स ऑफ कंडीशंस। स्विच जब बनाते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, ये थोड़ा मेसी लगता है। बाकी डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। आप लिख सकते हैं कि इसमें ब्रेक लिखना जरूरी होता है, इसमें ब्रेक लगाना जरूरी नहीं होता। इसके अंदर एक ही ब्लॉक के अंदर सारा काम होता है, इसमें बड़े सारे ब्लॉक्स बनाने पड़ जाते हैं आपको, सिंपल। टर्नरी ऑपरेटर, ये टर्नरी ऑपरेटर जब आप सिर्फ एक कंडीशन का इफ एल्स लिखते हो उसका रिप्लेसमेंट होता है टर्नरी। सब कैसे आगे देखते हैं, इसका सिंटेक्स देखो। पहले एक्सप्रेशन 1 लिखेंगे आप, क्वेश्चन मार्क डालेंगे, फिर एक्सप्रेशन 2 कॉलन डालेंगे, फिर एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 में एक एक्सप्रेशन होगा या कंडीशन कह सकते हैं आप, अगर वो ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 पे वर्क हो जाएगा, एक्सप्रेशन 2 पे वो काम करेगा। अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 पे काम करेगा। समझ आया कैसे? ये देखो, सपोज मैंने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 इज ग्रेटर देन 4 एक्सप्रेशन 1 में, क्या ये कंडीशन ट्रू है? और फिर मैंने एक्सप्रेशन 2 में जो भी लिखा होगा उस पर काम करेगा। थोड़ा अजीब हो रहा है, आपको करके लिख के दिखाता हूँ मैं, ये तभी बेटर रहेगा। ए इक्वल्स टू 5 दे दिया मैंने। ए अगर ग्रेटर देन 4 है, मेरा कंप्यूटर लैग कर रहा है। ए अगर ग्रेटर देन 4 है तो क्या करें, ए इक्वल्स टू 7 कर दें। सॉरी यार, मेरा कंप्यूटर लैग कर रहा है हल्का, वरना क्या करें, इक्वल्स टू 0। क्या हो रहा है ये? ए को प्रिंट करना तो आपको भी आता ही होगा, थोड़ा लैग कर रहा हो शायद आप कहीं में भी कंप्यूटर मेरा, तो माफ़ करना। चल जा चल जा चल जा। मेरा कंप्यूटर लैग कर रहा है, नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, हम समझते हैं। देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी जो कि इस केस में है, तो ए हो जाएगा 7। अगर ये मान लो एक ही जगह मैं 3 लिखता तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो ए हो जाता 0। ऐसे वर्क करता है। एक्सप्रेशन 1 लिखेगा, अगर वो ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 2 पे काम करेगा, एग्जीक्यूट करेगा उसको। अगर एक्सप्रेशन 1 ही फॉल्स होगा तो वो एक्सप्रेशन 3 जो भी कह रहा होगा वो करेगा। ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू देन द वैल्यू ऑफ रिटर्न विल बी एक्सप्रेशन 2, जो एक्सप्रेशन 2 में जो भी हो रहा होगा वो रिटर्न कर देगा। अदरवाइज द वैल्यू ऑफ रिटर्न विल बी एक्सप्रेशन 3 में जो भी हो रहा होगा वो भी कर देगा। ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है इसका, एंड अटेंडेंस के बेस पे, कि अटेंडेंस अगर ग्रेटर देन 75 है तो प्रिंट सेव कर दें, जो कि 75 से वो तो भाई बहुत मुश्किल है, अगर आप मेंटेन कर पा रहे हो तो सैल्यूट है आपको, ठीक है। वरना डेंजर प्रिंट कर दें, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, नाउ लेट्स सेट अप राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। अब ये हम लिख के देखते हैं पहले फटाफट। printf %t, 1। अभी सपोज करो एक ही हमें 5 बार प्रिंट करना है। हम थोड़ा क्वेश्चन को एडजस्ट करते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। 3, 4 और 5। अरे क्या कर दिया मैंने, हाँ 5 बार प्रिंट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कर लिया। आगे, वट इफ़ यू हैव टू प्रिंट 100। भाई इतनी बार कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा मैं, ये 10,000 चला जाएगा तो भी नहीं, ठीक है। उसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। ये आपको एक ही काम बार बार करना है तो आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट तो नहीं करोगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आता है, नाउ कम्स द कंसेप्ट्स ऑफ लूप्स। इसे हम यूज़ करते हैं लूप्स। सी में 2 तरह के लूप होते हैं, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल में फॉर और वाइल आता है, एग्जिट में डू वाइल आता है, ठीक है। हम एंट्री कंट्रोल ही पढ़ेंगे, मेन सबसे ज़्यादा वो यूज़ होते हैं, मतलब डू वाइल भी पढ़ेंगे। मेन ये है, आप इस पर अच्छे से ध्यान देना, इनसे आप क्वेश्चन सारे जो भी सॉल्व करेंगे इसकी मदद से करेंगे। डू वाइल रेयरली किसी केस में यूज़ हो गया तो हो गया, मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। कैसे, आगे बात करेंगे। आपसे सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले फॉर लिखो, फिर ब्रैकेट में 3 चीज़ें आती हैं इसमें, इनिशियलाइजेशन, चेक या टेस्ट एक्सप्रेशन और फिर अपडेटेशन। कैसे, नहीं समझ आ रहा होगा, कोई बात नहीं, देखते हैं धीरे धीरे। फिर इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं जिन पे वो वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया है i = 1 को। ये हो गई पहली कंडीशन, पहला पैरामीटर इफ के फॉर के ब्रैकेट्स का। दोबारा बोलेंगे,
फॉर के ब्रैकेट्स का पहला पैरामीटर होता है इनिशियलाइजेशन, तो मैंने इंट आई इक्वल्स टू 1 ले लिया। अगर आपने इंट आई पहले से लिखा होता तो यहाँ पे आप आई इक्वल्स टू 1 यहाँ लिख देते खाली तो भी चल जाता, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आई लेस देन इक्वल्स टू 5। ये क्या है, टेस्ट कंडीशन या चेक कंडीशन, कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा फॉर लूप चलेगा। फिर आप अपडेटेशन के लिए हमने आई प्लस प्लस लिख दिया, मतलब आई में एक एक प्लस होता रहे और उसकी वैल्यू अपडेट होती रहे, ये हो गई अपडेटेशन। अब क्या होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है 1, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 1। फिर आई प्लस प्लस की वजह से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 2। फिर आई प्लस प्लस की वजह आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, फिर दोबारा वो इस पर आएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा 3। ऐसे ही 4 और 5। 6 में क्या होगा, 6 के टाइम प्रिंट नहीं होगी क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर लूप कैसे चल रहा है यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको। 3 चीज़ें होती हैं हमेशा याद रखना फॉर लूप के अंदर, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा चेक या टेस्ट कंडीशन, और तीसरा अपडेटेशन। वाइल इससे थोड़ा इजी होता है, उसमें 3 पैरामीटर्स नहीं होते। आगे देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100 यूजिंग फॉर लूप। ये इवन नंबर्स प्रिंट करने का प्रोग्राम है 1 to 100। हमने क्या कर रखा है, फॉर लूप चला रखा है आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 100 तक, और आई की वैल्यू को यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं। इसके अंदर एक कंडीशन लगा दी कि अगर आई उसकी वैल्यू 1 से 100 तक हर रेंज में जा रही है, वो 2 से डिविजिबल है तो वो इवन होगा, वो प्रिंट कर देता। नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर रहा। देखो इसके बाद कोई एलसी नहीं है तो कुछ कर ही नहीं रहा है। पहले 1 होगी तो कुछ नहीं करेगा, 2 होगी तो ये चीज़ कंडीशन 2 हो जाएगी, वो प्रिंट कर देगा। सिमिलरली सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, बहुत आसान है, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये इसका फ्लो चार्ट है, कुछ भी नहीं है। कंडीशन यहाँ पे, यहाँ जो आप, एक सेकेंड, सॉरी, ये जो आप कंडीशन लिख रहे हैं ये बीच वाले में, ये यहाँ आ जाएगी, और जो वैल्यू आप आई की इनिशियलाइज कर रहे हो यहाँ आ जाएगी, और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप कर रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा, और जो उस फॉर लूप के अंदर कंडीशन या स्टेटमेंट से वर्क हो रहा है वो ये रही। समझ आई बात, कैसे आपने उसके 3 पैरामीटर्स को इस फ्लो चार्ट में बांट दिया। बहुत आसान है। पहले आपने इनिशियलाइज कर रहे हैं वो ये हो गया, आई इक्वल्स टू 1 वाली स्टेटमेंट यहाँ आ गई। फिर आप उसकी लेस देन इक्वल्स टू 5 तक चला रहे थे, वो कंडीशन यहाँ आ गई। फिर आप अगर वो ये कंडीशन ट्रू है तो जिन स्टेटमेंट से वर्क कर रहा था वो यहाँ आ गई। फिर आप आई प्लस प्लस कर रहे थे वो यहाँ आ गया। सिंपल इजी, समझ आ रहा है। फिर वो चलता रहेगा, जैसी कंडीशन फॉल्स होगी वो आगे बढ़ जाएगा, जब तक फॉल्स नहीं हो रही वो इसी लूप के अंदर घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है। ठीक है, हंगामा साइन बन गया वैसे, अगर आपको याद है तो। आगे बढ़ते हैं। वाइल लूप। वाइल लूप में कुछ नहीं, आप पहले वाइल लिखोगे, ब्रैकेट में कंडीशन लगा दोगे, या टेक्स्ट एक्सप्रेशन बोल लो। टेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा, कंडीशन नहीं होगी, ठीक है, माई बैड, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। फिर इस ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो वाली स्टेटमेंट्स जिस पे वर्क होगा जब तक ये कंडीशन या एक्सप्रेशन ट्रू है। सिंपल। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बना रखा है वाइल, जैसे उसके सेकंड पैरामीटर में कंडीशन थी ना, तो वो वाली कंडीशन यहाँ आ गई। उसमें हम फर्स्ट पैरामीटर इनिशियलाइज कर रहे थे, वो हमने वाइल से पहले इनिशियलाइज कर दिया, और हमने थर्ड पैरामीटर में हम फॉर में अपडेट कर रहे थे, वो हम वाइल के अंदर ही करते हैं। फॉर और वाइल में थोड़ा सा फर्क है कि वाइल सिर्फ वाइल में कंडीशन आती है, फॉर में 3 पैरामीटर आते हैं, वाइल में 1 पैरामीटर आता है। कंडीशन बोल दी, सॉरी, रिपीट। वाइल में 1 पैरामीटर आता है, फॉर में 3 पैरामीटर आते हैं। फॉर में जो अपडेटेशन होते हैं वो उसी पैरामीटर्स में होता है, वाइल में अपडेटेशन उसके ब्लॉक के अंदर होता है, और वाइल के लिए इनिशियलाइजेशन पहले से होना चाहिए, फॉर में इनिशियलाइजेशन उसके अंदर कर सकते हो। सिंपल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये भी 1 से 5 तक प्रिंट कर देगा। कैसे, आप ये खुद दिमाग लगा के एक बार पढ़ो। वैसे बहुत आसान है, इसमें पढ़ना भी क्या है। देखो, जब तक वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5 है वो प्रिंट करता रहेगा, और आई की वैल्यू बढ़ाई जाएगा। तो 1 होगी प्रिंट करेगा, 2 होगी प्रिंट करेगा, 4 5 तक प्रिंट करेगा, 6 पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो गई मतलब इस ब्लॉक के वो बाहर आ गया। इजी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, सॉरी 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 सॉरी। आगे आएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, मुझे इतना याद है ना, तो आगे जाएगा। सेम वही है, हम सेम प्रोग्राम बना रहे हैं, खाली वाइल लूप की मदद से। हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया, यहाँ पे वही टेस्ट कंडीशन लगाई, और इफ़ वो 2 से डिविजिबल है मतलब वही 1 होगा तो उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और इस इफ़ के बाहर देखो, इस इफ़ के बाहर मैं उसको अपडेट करना हूँ, इस इफ़ के अंदर मत अपडेट कर देना, क्योंकि जब वो 1 होगा तो वो इफ़ के अंदर नहीं जा रहा है। समझो मेरी बात, एक सेकेंड। अगर जब आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 100 है, बिल्कुल सही कंडीशन है, तो वो वाइल के अंदर आ गया, मतलब यहाँ से लेके इस ब्लॉक के अंदर वो आ गया। सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, इफ़ आई परसेंटेज इक्वल्स टू 2 परसेंटेज इक्वल्स टू 0, क्या उसका वो 2 से डिविजिबल है? 1 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तो क्या वो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा? इस ब्लॉक के अंदर वो नहीं जाएगा। आई की वैल्यू अगर आप इसी ब्लॉक के अंदर इसको अगर मैं यहाँ लिख देता, इसी ब्लॉक के अंदर अपडेट कर रहे होते, तो क्या उसकी वैल्यू अपडेट होती? नहीं होती। तो आपका प्रोग्राम पूरा अटक जाता, कुछ भी प्रिंट नहीं होता। समझ आई? इसलिए हम इस इफ ब्लॉक के बाहर बट इस वाइल ब्लॉक के अंदर आई की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं।
पहले 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। जब जब ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये प्रिंट होता रहेगा और वैल्यू भी अपडेट होती है। सिंपल इजी सा प्रोग्राम है, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये फ्लो चार्ट है, इसको खुद समझना प्लीज, इतना तुम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब डू वाइल लूप, डू वाइल लूप कौन सा लूप था? एक्सिट कंट्रोल लूप था। इसका सिंटैक्स देखो, पहले डू, फिर ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट्स है उन पर वर्क होगा ही होगा। जो डू के अंदर आपने स्टेटमेंट्स लिख दिए उस पर वर्क होगा ही होगा, अनलेस एंड अनटिल आप उसमें एरर डाल दो, जो कि आप नहीं डालोगे क्योंकि आप 15-14 से बड़े अच्छा स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर डू के अंदर जो ब्लॉक है उस कंडीशन स्टेटमेंट से वर्क होगा ही होगा। उसके बाद वाइल लिखे जाएगा और एक कंडीशन पे चेक किया जाएगा। समझाई मेरी बात? क्योंकि यहाँ पे आप कंडीशन पे बाद में चेक कर रहे हो, पहले स्टेटमेंट से वर्क कर रहे हो, इसलिए डू वाइल लूप हमेशा एक बार चलता ही चलता है। जो उसकी स्टेटमेंट्स कह रही है वो एक बार एटलीस्ट होगा ही होगा, मिनिमम एक बार तो होगा। मतलब समझ रहे हो? जैसे कि वाइल फॉर हो सकता है एक भी बार ना चले, क्योंकि आपने जिसमें कंडीशंस लिखी है वो ऐसी हो कि एक भी बार सेटिस्फाई ना हो रही हो। इसमें भी अगर आप ऐसी कंडीशन लिख दो जो एक भी बार सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है, बट तब भी स्टेटमेंट्स एक बार रन होंगी ही होंगी। समझाई बात? देखो यहाँ पे प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है i = 1, प्रिंट एफ आई प्रिंट कर दें, आई की वैल्यू प्लस कर दें, और वाइल i <= 5। मतलब जब तक i 5 से छोटा है ये वाले स्टेटमेंट्स पे काम करता रहे, और मैं इसको यहाँ पे अपडेट भी कर रहा हूँ तो i की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक बढ़ती रहेगी। 6 आएगी तो इस पर काम करना बंद कर जाएगा। अब सपोज मैंने यही प्रोग्राम बनाया होता, मैंने i की वैल्यू 7 दी होती, तो क्या होता? देखो ये कंडीशन तो फॉल्स है ही है, बट पहले वो 7 प्रिंट करता i की वैल्यू, फिर उसको 7 यहाँ से प्लस कर देता 8, और ये चीज़ फॉल्स हो जाती, तब वो आगे कुछ नहीं करता इस डू वाइल में। बट एक बार 7 जरूर प्रिंट करता वो। समझाई मेरी बात? आई की वैल्यू आप कुछ भी लिख दो, 10,000 लिख दो, 5,000 लिख दो, एक बार तो वो इस डू की वजह से प्रिंट होगी होगी, बट क्योंकि ये कंडीशन कहती है कि 5 से छोटी हो तो ही कर, तो इस वजह से तब नहीं होगी। समझाई मेरी बात? एक बार जरूर होगी, चाहे 10,000 हो, 5,000 हो, चाहे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार जरूर होगी। यही है डू वाइल लूप की स्पेशलिटी। आगे बढ़ते हैं। इसका फ्लो चार्ट फिर से वही चीज, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो पहले क्या किया, डू वाइल लूप स्टार्ट हुआ, एग्जीक्यूट लूप बॉडी। एक बार हमने एग्जीक्यूट लूप बॉडी पे जरूर किया कि हम पहले एक बार एग्जीक्यूट करेंगे, फिर कंडीशन चेक करी, अगर ट्रू है तो दोबारा उसको एग्जीक्यूट करो लूप की बॉडी। समझ आया? ऐसे ये डिफरेंस था बाकी फ्लो चार्ट और इस फ्लो चार्ट में। अब इन दोनों में डिफरेंस ये आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको बोल के समझा देता हूँ। खाली डू वाइल लूप में आपको वाइल एंड में आता है, उसमें वाइल स्टार्ट में आता है। डू वाइल लूप में आपको सेमीकोलन लगाने की जरूरत होती है, उसमें सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं होती। डू वाइल लूप मिनिमम एक बार प्रिंट करेगा ही करेगा, वाइल लूप हो सकता है एक बार प्रिंट ना करे। डू वाइल एक्सिट कंट्रोल लूप है और वाइल एंट्री कंट्रोल लूप है। क्या बात अभी ना देखे बोला मैंने। आगे बढ़ते हैं। 3 तरह की जंप स्टेटमेंट होती है, कंटिन्यू, ब्रेक और गो टू से बेकार चीज प्रोग्रामिंग में नहीं बनी होगी शायद, अभी तक नहीं पता है, बट गो टू बहुत बेकार चीज है, ठीक है। अब कंटिन्यू पढ़ेंगे। सबसे पहले कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, जब आप ब्लॉक पे आए हो, आप चाहते हो कि अच्छा ये चीज हो गई तो नीचे का सब भूल जाओ, अगली चीज पे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के काम आता है कंटिन्यू। समझ आई? आगे आगे नहीं बोलूंगा मैं कुछ, बट आगे बढ़ने का काम आता है कंटिन्यू, ठीक है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द करंट आइटरेशन, कंट्रोल मूव्स टू द नेक्स्ट आइटरेशन, स्टेटमेंट्स आफ्टर द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन द लूप आर नॉट एग्जीक्यूटेड। सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, बट आगे बढ़ने में मदद करता है कंटिन्यू। कैसे? प्रोग्राम देखो, ये देखो हमने क्या किया, एक इंट में नम एक वेरिएबल बनाया जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, फिर मैंने ये लाइन प्रिंट करी, एंटर नंबर टू एक्सक्लूड बिटवीन 1 to 100। हम 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर प्रिंट करेंगे, सिर्फ एक नंबर छोड़कर जो यूज़र बताएगा हमें, ठीक है। मान लो मैंने दिया यहाँ पे 7, तो यहाँ पे नम में 7 शोर हो गया। फिर मैं फॉर लूप चला रहा हूँ, मैंने कहा इफ़ आई = नम, मतलब जब आई की वैल्यू उस नंबर के बराबर हो जाए जो मैंने दिया है, तो क्या कर, कंटिन्यू, आगे बढ़ जा, भूल जा ये नीचे का सब कुछ, भूल जा और आगे बढ़ जा। तो ये इफ़ यहाँ तक ब्लॉक है, ये कंटिन्यू सुनते ही वो ये जो इस फॉर के ब्लॉक है, देखो ध्यान से देखो, ये फॉर का ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस यहाँ से लेके यहाँ तक है फॉर का ब्लॉक, ओके। इफ़ का ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। जैसे उसने कंटिन्यू सुना तो उसको दिमाग चल गया उसका, तो उसने कहा मैच करा, हाँ 7 जब 7 मैच करेगा तो कंटिन्यू उसने सुन लिया कंटिन्यू सुन लिया मैंने। तो जब तक ये फॉर का ब्लॉक एंड नहीं होता ना, इस कंटिन्यू के बाद जो भी फॉर के ब्लॉक में लिखा है, फोर के ब्लॉक में जो भी लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो सब इग्नोर हो जाएगा। अब इग्नोर हो गया तो क्या ये लाइन इग्नोर हो गई? बिल्कुल हो गई। तो क्या ये लाइन प्रिंट हुई? नहीं हुई। हमने एक्सक्लूड करना था, कर लिया। समझाई मेरी बात? कंटिन्यू की वजह से जैसे ही ये वैल्यू मैच हो गई, कंटिन्यू हुआ, तो इसके नीचे जो भी लिखा होगा, चाहे इफ ब्लॉक के अंदर हो चाहे फॉर ब्लॉक के अंदर हो, फॉर ब्लॉक के अंदर जितना कुछ होगा इस कंटिन्यू के बाद, वो सब इग्नोर हो जाएगा। इसके नीचे कंटिन्यू से इफ में भी कुछ होता ना, वो सब भी इग्नोर हो जाता है। समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं। ये था कंटिन्यू, आगे बढ़ने से मदद करता है और ये बाहर निकलने में मदद करता है। समझ पा रहे हो?
कंटिन्यू आगे बढ़ने में मदद कर रहा है और ब्रेक बाहर निकलने में मदद कर रहा है। देखो कैसे, ये आप पढ़ो। देखो, इफ इट इज यूज टू ब्रेक आउट द लूप, इट कैन बी यूज इनसाइड लूप और स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर तो यूज होता ही है, आपको बता रखा है। इट कैन ओनली ब्रेक आउट फॉर अ सिंगल लूप एट अ टाइम। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। एग्जाम्पल नहीं डाला मैंने, आपको ये लिख के दिखाऊंगा मैं। int a equals to 5 if, oh sorry, for int I equals to 1 से लेके I less than equals to 10, I प्लस प्लस। आप खुद भी बना सकते हैं एक ब्रेक का प्रोग्राम, अगर आपको समझ आ गया तो थोड़ा देख लेना है। इफ I इक्वल्स टू a, तो क्या कर, ब्रेक बाहर निकलने में मदद करेगा फिर ये, वरना क्या कर, printf %d i। समझ आया क्या कर रहा है ये i सारे प्रिंट करता रहेगा, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 10 तक। जैसे ही उसको a के वैल्यू a के बराबर हो जाएगी i की वैल्यू, ये वहीं फॉर लूप से बाहर निकलने में उसकी मदद कर देगा और बाहर आ जाएगा। सिंपल। इसको रन करके देखेंगे, 1 2 3 4। देखो मैं रन इसको 1 से लेके 10 तक कर रहा हूँ, बट 4 तक इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि जैसे उसकी वैल्यू 5 हुई, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने का मतलब नीचे का तो सब इग्नोर करेगा ही करेगा, इस फॉर लूप के बाहर भी आ जाएगा। समझ आई बात, यही था बस ब्रेक। अब आता है गो टू। गो टू वो बेकार चीज़ है, जहाँ बोलोगे वहाँ चला जाएगा। गो टू का मतलब है the C go to statement is jump statement, which is sometimes also referred to as an unconditional jump statement. The go to statement can be used to jump from anywhere to anywhere within a function. थोड़ा हैवी इंग्लिश लग रही होगी, कहने का मतलब ये है गो टू के बाद आप एक चीज लिख दो। मान लो एक लेबल का नाम देना पड़ता है, गो टू केस 1 लिख दिया मानो मैंने, तो कुछ भी हो रहा होगा, पूरा ब्रह्मांड में कुछ भी हो रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। गो टू केस 1 लिख दिया मतलब अगर उस लाइन पे आया हमारा कंपाइलर तो सीधा केस 1 पे चला जाएगा, कोई कंडीशन चेक नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, सीधा केस 1 पे चला जाएगा। जैसे कि ये देखो, इफ नंबर %2 = 0, अगर ये है तो गो टू इवन। बेसिकली वो है एक इसके अंदर, बट सेल्फ इंडिपेंडेंट है। समझ आई बात। गो टू इवन लिख दिया मतलब वो पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है कुछ नहीं देखेगा, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है कुछ भी है नहीं देखेगा, सीधा यहाँ चला जाएगा। इसलिए बहुत खराब माना जाता है। इसके यहाँ पे लिखा भी है, डिसएडवांटेज भी है इसकी, तीनों पढ़ लेना, ज़्यादा जरूरी नहीं है बट एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये गो टू का प्रोग्राम है और ये गलत लिखा हुआ है। अब हाँ, ये गलत लिखा हुआ है इस बार। ये क्या प्रोग्राम है, अगर क्या बोलते हैं नंबर इवन है तो लिखते 4 इज इवन, ऑड है तो लिखते वो नंबर और देन इज ऑड। ये उस चीज़ का प्रोग्राम है जो हमने गो टू की मदद से बना रखा है, पर गो टू ज़्यादा यूज़ करने की प्रैक्टिस में सजेस्ट नहीं करते हैं, गो टू यूज़ नहीं किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, हमने बता दिया। ठीक है, दोबारा कंटिन्यू आगे बढ़ने का काम आता है, ब्रेक बाहर निकलने का काम आता है, और गो टू जहाँ बोलेगा वहाँ चला जाता है। ठीक है, अब देखो ये सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ये 2 सेकंड के पॉज आया हुआ है यहाँ पे, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका नहीं एक खुद करिएगा पहले, सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने लगा के मत देखना इसको प्लीज़, जब खुद कर लो फिर देखना। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, सॉल्यूशन इसका ये रहा, खुद करना पहले प्लीज़। अब एरस में देखते हैं, लेट्स राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ये देखो, ये मैंने 5 मार्क्स लिए, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5। मैंने 50 60 70 80 90 वैल्यू शो कराई और इन 5 को प्रिंट करा दिया। अब आपको याद होगा, अभी हमने जब फॉर लूप पढ़ा था, हमने देखा कि जब हमें एक ही काम बार बार करना होता है तब हम लूप यूज़ करना चाहिए, हमें लूप यूज़ करना चाहिए ना। अब यहाँ पे भी हमें बस 5 बार प्रिंट करना है, तो हम फॉर लूप क्यों नहीं या फिर वाइल लूप क्यों नहीं यूज़ कर रहे? हम यहाँ पे लूप इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि 5 जो भी चीज़ हमें प्रिंट करानी है वो अलग अलग वेरिएबल में स्टोर है। अगर किसी तरीके से ये 5 चीज़ें एक वेरिएबल में स्टोर होती तो हम लूप यूज़ कर पाते और हमारा प्रोग्राम ईजी बन पाता। अब यही मान लो 70 स्टूडेंट्स के प्रिंट करने होते हैं, 80 स्टूडेंट्स के प्रिंट करने होते हैं, कितना मुश्किल हो जाता। अगर ये एक ही डाटा एक ही वेरिएबल में स्टोर हो तो फॉर लूप से फटाफट हो जाता फिर वो। तो ये काम कौन करता है? एरे करता है। क्या करता है एरे काम? एक ही टाइप का डाटा, देखो सारे इंटीजर्स है ना, एक वेरिएबल में स्टोर करने के काम आता है एरे। इट इज यूज्ड टू स्टोर अ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। समझ आया? ऐसे अब ये देखो, एरेस पढ़ने से पहले एक बार देखो कि सी में डेटा टाइप्स कौन सी होती है। 3 तरह की, प्राइमरी, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। प्राइमरी में इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग, डबल फ्लोटिंग पॉइंट और वॉइड, ये सब आ गया। डिराइव में वो सब आ गई जो प्राइमरी यूज करके बनी जाती है, जैसे फंक्शंस है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। एरेस अभी हम पढ़ रहे हैं, जो हम ये सब यूज करके बनाएंगे वो हो गई डिराइव्ड। फिर पॉइंटर, रेफरेंसेस। ऐसे यूजर डिफाइंड होते हैं जो यूजर खुद बनाता है, जिसमें स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब हमारे 3rd यूनिट में है।
ये भी हम पढ़ेंगे, ये सब ठीक है। ये हो गया टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन सी। अब व्हाट इज एन एरे? एरे हमने पढ़ा, अभी डिराइव्ड टाइप है, इसका फिक्स साइज होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स स्टोर्ड इन कंटिजियस मेमोरी लोकेशंस। समझ आया? कंटिजियस मेमोरी लोकेशन का क्या मतलब है? एक अभी क्वेश्चन आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, बट पहले रफली समझो। देखो, मान लो मैंने 5 एलिमेंट स्टोर कराया कैरे के अंदर, तो अगर पहले का जो मेमोरी लोकेशन है ना और जो दूसरा मेमोरी लोकेशन है वो बिल्कुल आसपास होगा, जितने भी एलिमेंट एक एरे में स्टोर है उनका मेमोरी लोकेशन बिल्कुल साथ साथ होगा, इसलिए हम बोलते हैं स्टोर्ड इन कंटिजियस मेमोरी लोकेशन। ये हो गई एरे की डिफाइन। अब आगे देखो, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। पहले आप डेटा टाइप लिखेंगे एक, फिर एरे का नाम, ब्रैकेट में जितने साइज का आप एरे बनाना चाहते हैं उतना साइज। इजी हो गया एरे डिक्लेरेशन। और दूसरा तरीका भी सेम है, बट वो मल्टी डायमेंशनल एरेस के लिए अगर 2 डायमेंशनल बनाना चाहते हो तो 2 बार साइज दे दो, 3 का बनाना चाहते हो तो 3 बार साइज दे दो। इसको हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल एरे। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 दोगे तो 2 डायमेंशनल एरे, 3 दोगे तो 3 डायमेंशनल एरे, ऐसे मल्टी डायमेंशनल एरे ऐसे बनता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। अब देखते हैं एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। 3 तरीके हैं, पहले दो तो सिमिलर ही है। पहले आप डेटा टाइप लिखो, एरे का नाम लिखो और ब्रैकेट्स के अंदर साइज दे दो और इक्वल्स टू करके पहले ब्रैकेट्स लगा के उसकी वैल्यूज दे दो। दूसरा तरीका क्या है, डेटा टाइप लिखो, एरे का नाम लिखो, ब्रैकेट्स में साइज मत दो और इक्वल्स टू आके कल ब्रैकेट्स के अंदर उसके वैल्यूज दे दो। सिंपल। पहला दूसरा तरीका ऑलमोस्ट सेम है, खाली एक में साइज देना एक में साइज नहीं देना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तीसरा तरीका क्या है, फॉर लूप यूज कर लो। आपने डिक्लेयर पहले कर दिया, उसके बाद आप फॉर लूप यूज करो और ऐसे आप फॉर लूप में भी वैल्यूज, एरे की वैल्यूज फॉर लूप से भी साइन कर सकते हो। ये भी हम देखेंगे कैसे इनिशियलाइज करते हैं। पहले एक सेकंड, आगे क्या है, एक्सेसिंग एन एलिमेंट। इससे पहले ये प्रोग्राम देखो। अब हमने एरे समझ लिया कैसे होता है, डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब एरे के थ्रू हम देखेंगे कि यही जो हमने 5 लोगों के पहले मार्क्स प्रिंट करे, ये एरे के थ्रू हम कैसे करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं दिखा देता हूँ। ये मैं इसको रन करता हूँ, 50, 60, 70, 80, 90, ये इसकी वैल्यूज प्रिंट हो गई। एक एरे की मदद से हमने 5 प्रिंट कर दी। ऐसे ही चाहे 1000 होती, 5000 होती, एक एरे में वैल्यू डालते रहते हैं, उसी एक एरे में शो होती रहती है और वो उसमें से फॉर लूप में से एक लाइन के कोड में सारी प्रिंट हो जाती है। समझ आई बात? बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ और देखो, हमने पढ़ा ना कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन, इसका मतलब क्या था, ये देखो। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा एंड, अब देखना क्या प्रिंट होता है। अब ये प्रिंट हुआ। अब यहाँ ध्यान से देखो, 40, 44, 48, 52, 56, 4 का गैप है, बट 7 है ना। अभी 4 का गैप क्यों है? ये गैप इसलिए क्योंकि ये एक इंटीजर एरे है। एक इंटीजर की साइज क्या होती है, 4 बाइट। तो 40 से लेके 44 तक के बीच का स्पेस ले रहा है ये 50, 44 से लेके 48 तक का स्पेस ले रहा है 60। मेमोरी बिल्कुल साथ साथ ही है, बट क्योंकि इंटीजर 4 बाइट की स्पेस लेता है इसलिए 4 बाइट्स का गैप आ रहा है। बिल्कुल साथ साथ ही है ना वैसे, 40, 44, 48, बाकी सारी डिजिट सेम है, आप चेक कर लो। अब यही अगर देखो कैरेक्टर एरे होता, इसमें 2 एलिमेंट लूंगा क्योंकि हमें जल्दी करना है, ए कॉमा बी, इसको मैं 2 करूंगा। अब देखो नेगेटिव में मेमोरी एड्रेस नेगेटिव में आ रहा है, बट 6 और फिर 5 बिल्कुल साथ साथ है। ये एंड से क्या हो रहा है, ये एंड लगाना चाहिए, एड्रेस प्रिंट होना ना। एंड क्या करता है, जो भी उसके बाद लिखा होता है वेरिएबल, उसका एड्रेस ला के वहाँ पे रख देता है। स्कैन एफ में यूज करते हैं ना एंड, क्योंकि स्कैन एफ एक वेरिएबल लो यूजर से, और एंड मतलब उस एड्रेस में जाके स्टोर कर दो। अब एक क्वेश्चन देखते हैं और। एक्सेस करना मैं आपको बता दिया, एरे का नाम लिखो, ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका साइज इंडेक्स लिख दो। अच्छा इंडेक्स तो बताया ही नहीं, सॉरी माय बैड। दोबारा देखते हैं इसको, इसी को, हाँ सॉरी इंडेक्स पे बात नहीं करी हमने, अरे एंड हटाना पड़ेगा बस। हाँ देखो, ये हम 5 मार्क्स प्रिंट कर रहे थे, कैसे प्रिंट कर रहे थे, ये तो हमने एरे बना दिया, इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। एरे को एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर रहे हैं हम, ये लिख के, एरे का नाम जिसके एलिमेंट्स को आपने एक्सेस करना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो इंडेक्स जिस इंडेक्स को आपने एक्सेस करना है। जिस कैसे, अब देखो ये जो पहला एलिमेंट है ये शो होता है 0, फर्स्ट पोजीशन इसकी फर्स्ट है, इंडेक्स इसका 0th है, 0th इंडेक्स है। अगले का पोजीशन इसकी सेकंड है, इंडेक्स इसका फर्स्ट है। समझ आई बात? ऐसे ही इस एरे में अगर 5 एलिमेंट होंगे तो मैक्सिमम इंडेक्स कितना होगा, 5 से 1 कम, 4। तो जो भी मैक्सिमम इंडेक्स होता है वो होता है जितने उसमें एलिमेंट्स है उससे 1 कम। ये 0 से शुरू होगा, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है और ये 4 पे। कितने एलिमेंट्स है इसमें, 5। समझ आया? तो मैं आई चला रहा हूँ 0 से लेके 5 तक, और एरे के इंडेक्स 0 से लेके 4 तक आई चला रहा हूँ।
जब एरे 0 से लेकर 4 तक जाएगा तो 0 से लेकर 4 तक के इंडेक्स के एलिमेंट्स प्रिंट होते रहेंगे। पहले आई की वैल्यू 0 होगी तो ARR यहाँ ब्रैकेट के अंदर 0 आ जाएगा, और इससे क्या प्रिंट हो जाएगा, ये एरे का 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 50 वो प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 होगी तो 60 प्रिंट हो जाएगा। इसलिए मैंने फॉर लूप लगाया 0 से लेके 1 से लेके 4 तक, और 0 से लेके 4 तक, बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा शायद आपको। मैंने फॉर लूप चलाया 0 से लेके 4 तक, और उसको एरे को एक्सेस करा, एरे का नाम और ब्रैकेट में अंदर उस इंडेक्स को लिख के, समझाया। इसलिए सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। क्लियर हो गई होगी अभी तक आपको सब चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन यू टेक मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द मैक्सिमम मार्क्स। अब इसका कोड देखो, एक सेकंड। इसका कोड देखने से पहले आप एक बार खुद ट्राई कर लो ये प्लीज़। अगर आपसे नहीं होता है फिर कोड देखना, नहीं शायद आपसे नहीं होगा क्योंकि थोड़ा लंबा मुश्किल प्रोग्राम है, बट एक बार ट्राई जरूर दो इसको। इसमें सोचने वाली बात है कि आप मार्क्स मैक्सिमम कैसे निकालना है, इसका लॉजिक क्रैक कर पाते हो कि नहीं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि देखो, हम अपने दिमाग में कैसे सोचेंगे कि मैक्सिमम निकालना है, हम सोचेंगे एक देख लो, जो सबसे बड़ा होगा निकाल लो। सबसे बड़ा होगा ये कंप्यूटर को कैसे बताएंगे? कंप्यूटर को बताने के लिए आप कोई भी एक लो, पहले उसको मैक्सिमम मान लो, उसको बाकी उससे कंपेयर करो। अगर कोई बड़ा निकलता है उससे तो उसको मैक्सिमम मान लो। समझ आ रही है बात? आपने जैसे ये था, हमें तो पता है कि इसमें 90 मैक्सिमम है, बट कंप्यूटर को कैसे बताएंगे? हम कहेंगे भाई कंप्यूटर भाई कोई भी ले ले, मान लो 50 ले लिया, इसको मैक्सिमम मान ले, इसको अगले से कंपेयर कर, अगर अगला इससे बड़ा होता है तो उसको मैक्सिमम मान ले। ऐसे ही जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम में आ जाएगा। समझ आई? यही लॉजिक से हम खेलेंगे। और ये कोड लिखा है इसमें। हम क्या कर रहे हैं, पहले सब्जेक्ट्स लिए यूजर से कितने सब्जेक्ट का मार्क्स देना चाह रहा है, फिर उसको सब्जेक्ट्स में स्टोर करा लिया इस वेरिएबल में। समझाया ना कैसे स्टोर कराया? स्कैन लिया, %d से यूजर इनपुट देगा, और एंड सब्जेक्ट्स इस वेरिएबल के एड्रेस में जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर मैंने इसी वैल्यू को यूज़ करके मार्क्स नाम का एरे बनाया। इस एरे को मैंने, इस एरे की वैल्यूज़ मैंने यूज़र से ली। कैसे ली? फॉर लूप चलाया, इंटर मार्क्स करने के लिए बोला, और %d करके एंड यूज़ करके वहाँ पे स्टोर करा लिया। कैसे नहीं समझ आया तो मैं आपको बना के भी दिखा सकता हूँ फटाफट। बस इसको हटाना है और यहाँ पे एंड लगाना है। ओ सॉरी, Ctrl+Z, Ctrl+C, Ctrl+V एंड, और मैं इसको हटा देता हूँ। क्या हो रहा है? हाँ, अब देखो क्या होगा। सॉरी एंड scanf। अब पहले मैं इनपुट डालूंगा, मान लो 1 2 3 4 एंड 5। ये मैंने इनपुट दिए, और यहाँ मैं एरे की वैल्यूज प्रिंट करा रहा हूँ। एरे में ये वैल्यू स्टोर हो गई और यहाँ पे बाद में प्रिंट हो गई। समझाई बात? कैसे मैंने खुद एज अ यूजर बन के इनपुट दिए और फिर मैंने उसको प्रिंट करा लिया। ऐसे सेव होती है वैल्यूज एरे के अंदर। ठीक है, तो मैंने सब्जेक्ट्स मार्क्स नाम का एरे बनाया, क्योंकि मुझे उसकी लेंथ नहीं पता थी, तो जितने सब्जेक्ट्स होंगे उतनी लेंथ होगी, इसलिए मैंने सब्जेक्ट यूज़ करके उसकी लेंथ भी बना ली, उसको डिफाइन कर दिया, यूजर से इनपुट लेके उसमें वैल्यू स्टोर करा ली। फिर अब मैं क्या करूँ, मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम निकालने के लिए एक वेरिएबल लिया मैक्स नाम का, और मैंने मार्क्स के फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको मैक्सिमम मान लिया। अबे के लिए जो मैंने पहली वैल्यू डाली होगी वही मैक्सिमम मान ली मैंने। फिर मैं क्या करा रहा हूँ, फॉर लूप चला रहा हूँ, सारी वैल्यूज को एक्सेस कर रहा हूँ जो उस क्या बोलते हैं एरे के अंदर है, उसको कंपेयर कर रहा हूँ जो मैंने मैक्सिमम माना है उससे। अगर कोई भी उससे बड़ी निकल आती है, देखो ना मैक्सिमम से बड़ी है ये मार्क्स का जे, कोई भी होगी जे, मान लो 50 60 80 90 है तो 90 बड़ी होगी, या 50 से 60 बड़ी होगी, जो भी बड़ी होगी वो बड़ी निकल आई तो उसको मैंने मैक्सिमम मान लिया। अब आगे जो भी कंपैरिजन होगा इस मैक्सिमम से होगा। समझाई बात? देखो जैसे कि सपोज करो 40 30 36 50 एंड 20, ये वैल्यूज होती मेरे एरे में। ठीक है, तो क्या होता, पहले मैंने इसको मैक्सिमम मान लिया, फिर मैं इसको इससे कंपेयर करा रहा हूँ, दोनों में से क्या पड़ा, 40 पड़ा, तो यही मैक्सिमम रहेगा, उस इफ के अंदर वो नहीं जाएगा। अब 40 फिर 36 से कंपेरिजन होगा, फिर 40 बढ़े तो उसके इफ के अंदर नहीं जाएगा और 40 ही मैक्सिमम रहेगा। जब 40 और 50 कंपेयर होंगे तो 50 बड़ा हो जाएगा और मेरा जो नया मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 50, जब हमारा यहाँ तक कंपैरिजन पहुँचेगा तब तक। इसके बाद कोई 50 से बड़ा नहीं आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू 50 रहेगी और मेरा मैक्स 50 प्रिंट हो जाएगा। यही लिखा है यहाँ पे। समझ आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं।
टाइप्स ऑफ एरेज 3 तरह के होते हैं, 1D 2D मल्टी डायमेंशन, हम समझ चुके हैं, बस आपको दोबारा याद दिलाने की जरूरत है। हमने पढ़ा था ना मल्टीपल साइज डाल रहे थे, 2 बार साइज डालोगे और 2D एरे बन जाएगा। 2D एरे को कभी भी विजुलाइज करना तो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में विजुलाइज करना, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। पहला साइज को रोज समझना और दूसरा साइज को कॉलम्स। और 2 डायमेंशनल एरे और 2D एरे से सी एरे दैट हैज एग्जैक्टली 2 डायमेंशंस, मैंने बताया आपको, दे कैन बी विजुलाइज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हमेशा आप इनको ऐसे ही विजुलाइज करें। ये देखो ऐसा। अब इसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फटाफट। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, राइट। ये देखो, अब मैंने ये 2D एरे बनाया, इसका मैंने एरे का नाम एरे 2D दिए। 2 डायमेंशन लिए जिसमें 4 रोज हैं और 2 कॉलम है, और उसमें ऐसे मैंने क्या बोलते हैं वैल्यूज दे दी। तो ये वैल्यूज कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स फॉर्म में आप इमेजिन करने जाते हो, ऐसे गई हैं। पहली रो में 2 एलिमेंट है 1 और 2, दूसरी रो में 3 और 4, अगली रो में 5 6, अगली रो में 7 8। और मैं इनको प्रिंट करा रहा हूँ। प्रिंट कैसे करा रहा हूँ, मैंने आई को चलाया रोज पे, कितनी रोज थी हमारे पे 4, तो 0 से लेकर 4 तक चलाया। और जे को चलाया कॉलम्स पे, कितने कॉलम्स थे 2, ये और ये 2 कॉलम्स थे। और मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ, एरे का पहला मुझे रो का जे उस कॉलम वाला एलिमेंट, जैसे इसका नंबर ये किस पे होगा, इसकी रो का इंडेक्स क्या है 0, कॉलम का इंडेक्स क्या है 0। तो मैं जब ये आई की वैल्यू 0 0 यहाँ पे एरे 2 का 0 और 0 आएगा, तब ये प्रिंट हो गया। अभी आई की वैल्यू 0 है और जे 1 और 2 में वेरी करेगा। देखो आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू पहले होगी फिर 0, इस पे ये 1 प्रिंट हो गया। फिर इसी के अंदर आई की वैल्यू अभी भी 0 रहेगी और जे की वैल्यू होगी 1। इस वैल्यू पे क्या है, इस मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो आपको समझ आएगा, यहाँ पे 2 है तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो ये अगली लाइन पे आएगा। सेम, कुछ नहीं, कुछ बदलेगा नहीं। अब यहाँ की वैल्यू 1 हो गई है, फिर ये 0 होगा। अब बताओ इस पे क्या है, अगर आप ये मैट्रिक्स विजुअलाइज कर पाए समझ आएगा, यहाँ पे 3 है। बस वैसे ही इसी एरे के फॉर्म में ये प्रिंट भी हो रहा है। बहुत सिंपल है। ठीक है, ऐसे हमेशा जब भी 2D एरे की बात हो कुछ ऐसे विजुअलाइज करना। 3D की बात होगी तो कैसे विजुअलाइज करोगे, क्यूब की फॉर्म में। एक सेकेंड, हैंग हो गया, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, 3D की जब भी बात होगी तो क्यूब की फॉर्म में विजुअलाइज करना। जैसे क्यूब अगर आपने कभी खेला हो तो रूबिक्स क्यूब, तो कुछ ऐसा ही होता है, रोज कॉलम्स और प्लेन्स आ जाते हैं बीच में। ठीक है, वैसे 3D से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, मैंने आपको एक बार बता दी कैसे विजुअलाइज करना है। एक बार आप अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हो ना कि ये मैट्रिक्स जो मैंने आपको बना के दिखाई बन कैसे रहा है, जैसे क्यूब बन कैसे रहा है, तो आप उसको एक्सेस करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक्सेस करने में दिक्कत नहीं आएगी तो आप सारे प्रोग्राम उससे बना पाओगे। राइट अ प्रोग्राम टू गेट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। थोड़ा टाइम लग सकता है, इस पर ध्यान से समझना। मैंने इसका खुद आप ट्राई पहले नहीं समझो, पहले समझो, इसको समझ लेना और फिर खुद ट्राई करना। एक बार सेम कोड देख के समझ लेना, कोई बात नहीं, और फिर वही कोड टिक देना, कोई दिक्कत नहीं, बट ट्राई जरूर करना है इसको लिख के। ये देखो, पहले मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली यूजर से मैट्रिक्स ले रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं वही मैट्रिक्स प्रिंट कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा खेल यहीं पे हो रहा है, जहाँ मैं मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में बदल रहा हूँ। कैसे बदल रहा हूँ हम ये पहले वहाँ देख सीखेंगे, फिर यहाँ पे कोड समझाता हूँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखो, ये मैंने मैट्रिक्स पहले से ले रखा है, यूजर से नहीं लिया। यूजर से लेना तो आपको आ ही गया होगा, क्या जो मैंने यहाँ पे भी आपको लेके दिखाया है स्कैन एफ करके। बस यहाँ पे दो डायमेंशन है, तो एरे के आई के साथ साथ जे का लूप भी आएगा और यहाँ पे जे भी आ जाएगा। सिंपल, इस लेने में उसमें वैल्यू शो कराने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे वैल्यू शो करा लेंगे, कुछ ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आप पे ऐसा मैट्रिक्स बन गया, आपको ये प्रिंट कराना है। प्रिंट कैसे करा रहे थे हमने वो भी देखा, भी ऐसे प्रिंट करा रहे थे हम, दोनों आई जे की वैल्यूज को एक्सेस करके। ट्रांसपोज कैसे कराएंगे अब आप, ट्रांसपोज कराने के लिए क्या होता है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स था, यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये मैट्रिक्स था। ट्रांसपोज में रोज उल्टी जाती हैं और रोज और कॉलम्स पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा आना चाहिए। अब ऐसा कैसे आएगा, जब मेरा जो कंपाइलर है वो रोज को एक्सेस कर रहा है, तब अगर वो कॉलम्स को करे, और जब वो कॉलम्स को करे तब वो रोज को करे, तब मेरा ऐसा मैट्रिक्स आ जाएगा। ये आप सोच के खुद भी सोच सकते हैं कि जब वो रोज को कर रहा है तब वो कॉलम्स को करे, वो कॉलम्स को करे तब रोज को करे।
बट इसके लिए आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, इसलिए ये लॉजिक अगर आपको पहले से पता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं सोच पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ आई बात। अगर जब मैं यहाँ पे रोज और कॉलम्स को जैसे एक्सेस कर रहा हूँ, अगर मैं उसको रिवर्स करके एक्सेस करूँ तो मेरा ऐसा मैट्रिक्स प्रिंट होगा। यही मैं नीचे कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, देखो आई को मैं 0 से 4 तक चला रहा था, क्यों, क्योंकि मेरी रोज यहाँ से देखो कितनी रोज है, 0 से 4, 4 रोज हैं, इसलिए मैं आई को 0 से 4 तक चला रहा था। मैं इसलिए यहाँ पे पहले वो लिख देता हूँ, रोज लिख देता हूँ इसको, ठीक है। और मैं जे को किस पे चला रहा था, 0 से लेके 2 तक, क्यों, क्योंकि मेरे कॉलम्स कितने हैं, 2। अब मैं यहाँ पे जे को पहले कॉलम लिख देता हूँ, कॉलम, समझ आई बात। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, जहाँ जिस आई को 0 से 4 तक चला रहा था, मैंने नीचे ट्रांसपोज निकालने के लिए रोज को मैंने 0 से 2 तक चला लिया, मतलब अपने कॉलम्स पे चलाया रोज को, और कॉलम्स को किस पे चला लिया, 0 से 4 तक अपनी रोज पे। जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मैं रोज की जगह कॉलम लिख रहा हूँ और कॉलम की जगह रोज, इसलिए उसका ट्रांसपोज आ जा रहा है। बहुत सिंपल था, थोड़ा मुश्किल हो रही होगा आपको समझ में, अब अगर अच्छे से विजुलाइज करेंगे तो समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। दोबारा समझो, रोज को जब मैंने कॉलम्स के उस पर एक्सेस किया 0 से 2 तक, और कॉलम्स को जब मैंने रोज के इंडेक्सेस पे एक्सेस किया 0 से 4 तक, तब उनकी वैल्यूज रिवर्स हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखो, पहले कॉलम की वैल्यू क्या होगी, कॉलम की वैल्यू पहले होगी 0 और रोज की भी 0, तो वो तो 1 एक्सेस हो गया, ठीक है। अब कॉलम की वैल्यू क्या होगी, अभी भी 0, क्यों, क्योंकि देखो, ओ सॉरी कर बोली, कॉलम की वैल्यू अब 1 होगी, रोज की वैल्यू अभी भी 0 ही होगी, तो कॉलम की वैल्यू 1 होगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, और रोज की अभी भी 0 होगी, तो मैंने लिखा 0। अब इस मैट्रिक्स में 0 0 पे तो 1 था, ठीक है, 1 0 पे क्या होगा, 1 रो 0 3, समझ आया थोड़ा। ये देखो, हम कॉलम्स रोज की जगह कॉलम्स को एक्सेस कर रहे हैं और कॉलम्स की जगह रोज को, बस इतना सा कंसेप्ट है। 0 1 होगा, अगला क्या होगा, वो भी 0 रहेगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा। अब 2 0 पे कौन सा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, 2 मतलब रोज का नंबर 2, ये 0, ये 1, ये रोज का नंबर 2, और 0 मतलब कॉलम का नंबर 0, ये 0, तो ये 5 एलिमेंट है, ये 5 प्रिंट हो गया, ऐसे ही 7 प्रिंट होगा। फिर अगली वैल्यूज ये सारी लेफ्ट राइट साइड वाली प्रिंट्स हो जाएंगी। समझ आ रहा है, हम बस रोज और कॉलम्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, थोड़ा ट्रिकी है समझने में, मैं समझ पा रहा हूँ ये बात, बट आप ध्यान से इसको बार बार देखेंगे समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सेल्फ प्रैक्टिस के 2 क्वेश्चन है, इसके मैंने सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, पहले खुद सोचिएगा, पेपर में कीजिएगा, फिर करिएगा, सॉल्यूशन बाद में देखना प्लीज, थैंक यू। सबसे पहले सिलेबस देख लेंगे। सिलेबस में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, एरेज है, फंक्शंस है, स्ट्रिंग्स है। इस लेक्चर में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस के बारे में क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। फंक्शंस में पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड एंड बिल्ट इन फंक्शंस, पैरामीटर पासिंग इन फंक्शंस, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, और पासिंग एरेज टू फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में समझ लेते हैं। पहले समझते हैं कि फंक्शन है क्या। फंक्शंस एक प्रोग्रामिंग की वो लाइन्स है जो आपको एक स्पेसिफिक टास्क बार बार परफॉर्म करने में मदद करते हैं, और वो स्पेसिफिक लाइन्स आपको दोबारा लिखनी पड़ती है। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। जैसे मान लो मैंने 2 नंबर को ऐड करना है, तो a प्लस बी लिखोगे, या फिर सी और डी को ऐड करना है तो सी प्लस डी लिखोगे, तो बार बार ये सारी लाइनें इसमें लिखनी पड़े। इससे पहले एक फंक्शन डिफाइन कर दो एडिशन का, जिसमें आप वो 2 नंबर डालो और रिटर्न में आपको वो आउटपुट मिल जाए। इसको बोलते हैं फंक्शन बनाना। एक ऐसे कोई लाइन स्पेसिफिक टास्क, जो स्पेसिफिक लाइन्स जो कुछ टास्क परफॉर्म करें, और वो टास्क आप बार बार रिपीट कर सको बिना उन लाइंस को दोबारा लिखे। समझ आया, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन में पढ़ते हैं। इट इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप। वो फंक्शन एक डिराइव्ड डेटा टाइप है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होती है, डिराइव्ड डेटा टाइप वो होती है जो प्राइमरी डेटा टाइप्स की मदद से बनी होती है, जैसे कि इंटीजर की मदद से बनाओ, फ्लोट की मदद से बनाओ, एक कैर की मदद से बनाओ, इन सब से बना होता है, तो वो डिराइव्ड डेटा टाइप कहलाता है, ठीक है। फंक्शन और एरे दोनों ही डिराइव्ड डेटा टाइप हैं, ओके। फंक्शन इज एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। फंक्शंस की जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज होती हैं। ये बात आपने मेन फंक्शन देखा हो, तो मेन भी एक फंक्शन है, इसलिए उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं ना, पहले उसका पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। यही होता है फंक्शंस में भी, क्योंकि मेन भी एक फंक्शन ही है। फिर इट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, इट्स प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी। फंक्शन की डेफिनेशन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि इट इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, और उसकी एप्लीकेशन पूछ ली जाए तो वो क्या है, इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब एक ही कोड बार बार यूज करने के काम आता है, दोबारा नहीं लिखना पड़ता। ये है फंक्शंस। फंक्शंस की डेफिनेशन इतनी थी। फंक्शन को जानने के लिए 3 चीजें जाननी पड़ेगी हमें, फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग, ठीक है। यही 3 बेसिक रूल्स है फंक्शन में।
पहले डिक्लेरेशन देख लेते हैं फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखी जाती है। रिटर्न टाइप मतलब वो डेटा टाइप जिसमें फंक्शन हमारा जो भी चीज़ रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न करेगा। सपोज करो मैंने 10 या कोई भी नंबर रिटर्न कराना है फंक्शन से, जैसे सम का फंक्शन है तो वो ऑब्वियसली जो भी दो नंबर का सम आ रहा होगा वो रिटर्न करेगा, मतलब वो इंटीजर रिटर्न करेगा। अब वो इंटीजर रिटर्न करे तो रिटर्न टाइप क्या होगी, इंट। अब समझो मेरे नाम है शिवांग और काशिफ छाबड़ा, मैं दो नाम लेके ऐड करा के एक स्ट्रिंग मैंने रिटर्न करानी, तो क्या रिटर्न करेगा, वो क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, ऐसे फंक्शन जो चीज रिटर्न कर रहा होता है वो पहले आती है रिटर्न टाइप में, जैसे यहाँ पे इंट लिखा हुआ है। फिर फंक्शन का नाम, नेम ऑफ द फंक्शन, जैसे यहाँ पे सम है। फिर उसके बाद पैरामीटर 1 2 3 जितने भी आपको उस फंक्शन में लग रहे हो, जैसे यहाँ पे इंट ए इंट बी। याद रखना जो जब भी आप पैरामीटर लिखोगे उसके साथ साथ उसकी डेटा टाइप भी आएगी। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा कोई बात नहीं, कोड लिख के देखते हैं आपको समझ आएगा। देखो हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ठीक है, अब क्या इंट मेन। अब देखो ये मेन फंक्शन हमेशा हर सी प्रोग्राम में बनाते हैं और ये भी एक फंक्शन है। ये वो फंक्शन है जो सी कंपाइलर सबसे पहले रन करता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कंपाइलर के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, सपोज करो सम का ही बना देते हैं, इंट सम। जो दो नंबर का अगर सम का प्रोग्राम है तो इसके पैरामीटर्स कितने होंगे, दो होंगे। इंट ए ले लिया, इंट बी ले लिया और इसको ये लगा दे सेमीकोलन, ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया। अब ये डिक्लेयर हुआ, डिफाइन नहीं हुआ है, मतलब हमें ये फंक्शन इस प्रोग्राम में है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। ये क्या क्या काम करता है उसको बोलते हैं, इसको डिफाइन करना, वो हमने अभी तक नहीं किया। और अगर आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो ना तो आप उसको मेन के बाहर करो तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इंट सम फंक्शन एक डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। अब देखते हैं फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं। डिक्लेरेशन में पढ़ लिया, डेफिनेशन। फंक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले वही रिटर्न टाइप लिखो दोबारा से, फिर फंक्शन का नाम आएगा, फिर वही पैरामीटर्स आएंगे, उनके डेटा टाइप्स आएंगे, और फिर इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी फंक्शन काम कर रहा है वो बॉडी ऑफ द फंक्शन में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट, फिर फंक्शन का नाम दिया हुआ है हेडिंग, फिर यहाँ पे वॉइड दे रखा है। अब मुझे अगर ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें कोई पैरामीटर्स की जरूरत नहीं है मेरे को, सपोज करो एक ही चीज बार बार प्रिंट करानी है मेरे को, तो उसमें मुझे कुछ वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है। जब आपको कोई भी पैरामीटर आना चाहिए तो वॉइड लिख सकते हो, फिर कर्ली ब्रैकेट्स और उसकी स्टेटमेंट्स जो भी वो फंक्शन वर्क कर रहा है। फिर क्योंकि मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप में इंट लिया है तो रिटर्न 0 लिखा है। आप रिटर्न में कोई भी इंटीजर दे सकते थे, यहाँ पे बेसिकली हम 0 लेते हैं हर बार ज़्यादातर, इसलिए यहाँ 0 लिखा हुआ है। अब वही सम वाले फंक्शन में वापस आते हैं। ये हमारा सम फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर हुआ था, अब मैं इसको डिफाइन करूँगा। इसको इस मेन के बाद डिफाइन कर देता हूँ मैं, पहले मेन में रिटर्न 0 दे देता हूँ। अब देखो कैसे डिफाइन करेंगे, दोबारा लिखो इंट सम इंट ए कॉमा इंट बी। ये दो वो पैरामीटर्स है और ये फॉर्मल पैरामीटर्स है, एक्चुअल पैरामीटर्स नहीं है। दोनों में डिफरेंस आपको अभी तक नहीं पता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे हम वो पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, बस साथ बने रहना। ठीक है, अब ये यहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सम फंक्शन क्या करेगा, अगर ए और बी है तो उनका सम रिटर्न करेगा। तो इसके अंदर मैं ले लेता हूँ इंट बी सम, या फिर इंट ऐड ले लेता हूँ मैं, और ऐड करके क्या होगा, ऐड इक्वल्स टू ए प्लस बी रिटर्न ऐड। सिंपल, ये सम फंक्शन यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था और यहाँ हमने डिफाइन कर दिया। क्या कर रहा है ये, इसमें एक ऐड मैंने वेरिएबल ले लिया इंटीजर डेटा टाइप का, जो ए और बी जो भी दो नंबर से मैं इसको कॉल करूंगा वो उन दोनों का सम मेरे को रिटर्न करके दे देगा। सिंपल सीधा प्रोग्राम है। अब देखते हैं फंक्शन कॉल कैसे करते हैं। कॉलिंग अ फंक्शन में आपको सब यहाँ पे लिख के दिखा रखा है कि जैसे इंट सम, वो जैसे हमने ले रखा है, इसके दो पैरामीटर्स इंट ए इंट बी, इसका ये स्टेटमेंट्स, फिर ये मेन फंक्शन के अंदर ये जो हमने इसमें भी देखो जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है वो मेन के बाहर कर रखा है, आप भी हमेशा मेन के बाहर डिफाइन करिएगा। फिर मेन के अंदर इंट ऐड इक्वल्स टू, ये हमने एक वेरिएबल ले लिया ऐड, जिसमें हमने ये फंक्शन ये कॉल कर रखा है। कॉल ऐसे करते हैं, फंक्शन का नाम, फिर पैरेंथेसिस के अंदर जितने पैरामीटर्स फंक्शंस को चाहिए उतने पैरामीटर्स और उसकी वैल्यूज जिन पे आप वर्क करना चाहते हैं। जैसे मैंने को 10 और 30 का सम चाहिए था तो मैंने सम का नाम, फंक्शन का नाम लिखा सम, ब्रैकेट्स के अंदर वो वैल्यूज डाल दी जिन पे मेरे को वर्क करना था। और ऐड, जो भी रिटर्न की वैल्यू आएगी ना, ये इस ऐड में जाके स्टोर हो जाएगी। समझ आया? अब उस प्रोग्राम पे वापस आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम, क्या लिखें, इंट एक्स इक्वल्स टू
50 ले लेते हैं, इंट वाई इक्वल्स टू 80 ले लेते हैं, और रिजल्ट ले लेते हैं एक इंट रिजल्ट इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स कॉमा वाई, printf result is %d कॉमा रिजल्ट। ठीक है, ये हमने पूरा प्रोग्राम बना लिया। अब इसको रन करके देखेंगे, ये हुआ रन। हमारे पे आउटपुट आना चाहिए 80 + 50 130। यस, रिजल्ट इज 130। अभी क्या हुआ, सबसे पहले प्रोग्राम रन हुआ, इसने देखा ठीक है यहाँ पे इस प्रोग्राम में एक फंक्शन डिफाइन है तो मतलब कहीं यूज़ होगा। फिर इंट में जो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे कंपाइलर का, इसके अंदर 2 वेरिएबल मैंने डिफाइन करे हैं। रिजल्ट में मैंने उनको कॉल करते हुए रिजल्ट में उसकी वैल्यू डाल दी है। रिजल्ट में उसकी वैल्यू डाल दी मतलब जब भी फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे जाके प्रोसेस होगा, और जो भी ये चीज़ रिटर्न कर रहा है, जो भी इस ऐड में वैल्यू होगी, वो कहाँ के स्टोर हो जाएगी, इस रिजल्ट में, और फिर मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक। ये रिटर्न 0 इस मेन फंक्शन के इंट की वजह से है। कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक? सब क्लियर? ये फंक्शन कैसे चलो समझ आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू गिव सम ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग फंक्शन, ये हमने लिख ही लिया। ये देखो, अब इसकी जगह मान लो एक्स वाई की जगह कुछ भी लिख देते हो आप, जैसे 1000,600, तो 700 आ जाएगा क्योंकि मैंने 100 लिख दिया गलती से। तो ये अब ये सम ऑफ अ फंक्शन का प्रोग्राम बन गया कि ये फंक्शन बन गया जो सम देगा, और मैं यहाँ पे जो भी नंबर दे दूंगा उसका सम मुझे इस रिजल्ट में मिल जाएगा। तो हमने प्रोग्राम भी बना लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शंस में डिफरेंस। बिल्ट इन फंक्शंस को लाइब्रेरी फंक्शन भी बोला जाता है। ये पहले से एग्जिस्ट करते हैं कंपाइलर के पैकेज में। फिक्स प्री डिफाइंड नेम होता है इनका, जैसे कि आप देखिए स्क्वायर SQRT strcmp। SQRT मतलब स्क्वायर रूट का फंक्शन, POW मतलब पावर वाला फंक्शन। जब आपको जैसे 4 की पावर 2 का 4 का स्क्वायर निकालना है या 4 का क्यूब निकालना है, कुछ भी, तो पावर फंक्शन यूज कर सकते हैं। strcmp और strcpy स्ट्रिंग के फंक्शन है जो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे ही, बट फिर भी आपको बता देता हूँ। strcmp 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करने के काम आता है कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है छोटी है, और strcopy एक स्ट्रिंग को कॉपी करने के काम आता है। ठीक है, डायरेक्टली यूजेबल विदाउट बीइंग डिफाइंड। जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उसका जो डेफिनेशन वाला कोड है वो कंपाइलर के पास पहले से ही है, तो आपको बस उसको कॉल करना होता है यूज करने के लिए। डिफाइन, डिक्लेयर ये सब नहीं करना होता, ये सब काम पहले से हो रखा होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब जैसे जो हमने सम का प्रोग्राम अभी बनाया वो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन था, क्योंकि वो सम है, उसका नाम मैंने दिया है, डिक्लेयर मैंने किया, डिफाइन मैंने दिया, इसलिए वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, क्रिएटेड बाय द यूजर, एनी नेम कैन बी गिवन बाय द यूजर, मस्ट बी डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड बिफोर बीइंग यूज्ड। ये हमने करके देखा, इसमें डिफरेंस कुछ समझ आ गया? कोई बड़ी चीज नहीं थी इसमें, इजीली क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जैसे मान लो एक प्रोग्राम मैंने लिया है, वही सम वाला, इंट ए और बी जो मैंने बताया था आपको फॉर्मल पैरामीटर्स है, और जब यहाँ पे मैं 1030 दे रहा हूँ ये एक्चुअल पैरामीटर्स हुए। इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, जो हम वेरिएबल्स फंक्शन को डिफाइन या डिक्लेयर करते हुए यूज करते हैं वो होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। फॉर्मल पैरामीटर्स मतलब खाली फॉर्मेलिटी के लिए दिए हुए हैं क्योंकि देने थे, एक्चुअल जो वैल्यू है वो तो बाद में आएगी। समझ आया? ये जो यहाँ पे हमने दे रखे हैं ना, इंट ए इंट बी, यहाँ पे दे रखा है ये इंट ए इंट बी, ये हमने फॉर्मेलिटी के लिए दे रखे हैं क्योंकि फंक्शन डिफाइन डिक्लेयर करने में काम आते हैं। जो एक्चुअली वैल्यूज तो हम पे 100 और 60 600 है, ये तो एक्चुअल वैल्यूज है ना, तो ये हमने फॉर्मेलिटी के लिए दिया, इसलिए फॉर्मल पैरामीटर्स। और एक्चुअली में हम जो वैल्यू पास करा रहे हैं 100 और 600, ये हो गए एक्चुअल पैरामीटर्स। अब यहाँ पे जब मैंने पहले x, y लिखा था, तो यहाँ पे x और y है एक्चुअल पैरामीटर्स, क्योंकि एक्चुअली में तो इनकी वैल्यूज ही पास हो रही है ना। समझ आ गया होगा एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर्स में डिफरेंस। जो हमने खाली फॉर्मेलिटी के लिए लिखे ताकि, क्योंकि डिक्लेयर और डिफाइन करते वक्त लिखना जरूरी होते हैं, वो हो गए फॉर्मल पैरामीटर्स, और जो एक्चुअली में जिनकी वैल्यूज पास होती है वो हो गए एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखा, ये फॉर्मल पैरामीटर्स और ये एक्चुअल पैरामीटर्स, यही एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर्स में डिफरेंस। और ये एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर्स में जो डिफरेंस है यही आपको मदद करेगा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस समझने में। अब वो समझते हैं। कॉल बाय वैल्यू के लिए आपको एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर्स हमने बता दिया। अब कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम देखते हैं। ये प्रोग्राम मैंने बना के कॉल बाय वैल्यू समझाने के लिए पहले प्रोग्राम समझते हैं। वही #include_std.h। फिर एक फंक्शन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, इंक्रीमेंट फंक्शन का नाम है, जो 2 पैरामीटर्स ले रहा है, इंट ए इंट बी, और यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रखा है। फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी मैं इसमें ए और बी में एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज डालूंगा उसको एक एक ऐड करके ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, ए और बी यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर्स है, और जो एक्चुअल पैरामीटर्स में डाल रहा हूँ वो एक्स और वाई है। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स आपको समझा दिए भी मैंने।
अब मेन फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स और वाई की दो वैल्यू ली 10 20, पहले वो वैल्यूज प्रिंट करा रहा हूँ ओरिजिनल वैल्यूज, फिर इंक्रीमेंट फंक्शन चला रहा हूँ एक्स और वाई को एज अ एक्चुअल पैरामीटर्स यूज करके, ठीक है, और फिर दोबारा एक्स और वाई की वैल्यूज प्रिंट कर रहा हूँ। अब पहले यहाँ पे थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं क्यों एक्स और वाई की वैल्यू पहले प्रिंट कर रहा हूँ, फिर इंक्रीमेंट फंक्शन ला रहा हूँ और फिर वही प्रिंट कर रहा हूँ, कोई फर्क तो आएगा नहीं, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। देखो एक्स और वाई की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 10 और 20, फिर जो मैंने फंक्शन के अंदर प्रिंट करा एक एक इंक्रीमेंट करवा के ए और बी की फॉर्म में, तो ए और बी की वैल्यूज भी क्या रही 11 और 21 हो गई। और एक्स और वाई की वैल्यू जब दोबारा इस फंक्शन के कॉल होने के बाद देखो जब दोबारा मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ तो क्या हुई 10 और 20। ये हो क्या रहा है, पहले फंक्शन जब कंपाइलर यहाँ तक आया तो ये फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन कॉल होते ही कंट्रोल कहाँ चला गया, कंट्रोल चला गया यहाँ पे कंट्रोल आ गया। ए और बी की जगह क्या वैल्यूज आ गई 10 और 20, तो ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 मतलब ए इक्वल्स टू 10 प्लस 1 11 हो गया, बी इक्वल्स टू बी प्लस 1 मतलब बी इक्वल्स टू 20 प्लस 1 21 हो गया, और यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज प्रिंट हो गई 11 और 21। जब ये फंक्शन पूरा हो गया तब कंट्रोल वापस आ गया इस स्टेटमेंट्स पे, इसमें मैं दोबारा एक्स और वाई की वैल्यूज प्रिंट करवा रहा हूँ आफ्टर फंक्शन कॉल, और वो चेंज नहीं हुई, वो 10 और 20 ही रही और वो प्रिंट हो गया। सिंपल सीधा था कॉल बाय वैल्यू। इसमें हमने क्या किया कि हम जैसे नॉर्मली फंक्शन कॉल करते हैं वैसे ही वैल्यूज के यूज करके एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर्स में वैल्यूज पास करके यूज कर रहे हैं। ये सिंपल सा कॉल बाय वैल्यू था। अब इसका ये ऐसा क्यों किया है, एक ही चीज बार बार क्यों प्रिंट करा रहा हूँ मैं, एक्स और वाई की वैल्यूज दो बार प्रिंट करा रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये आपको रेफरेंस किस तरीके से हम कॉल करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस, उससे समझ आएगा, वो देखते हैं। देखो कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में सीन आता है पॉइंटर्स का। पॉइंटर्स वैसे आपके एलिमेंट में, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पॉइंटर्स होते हैं किसी भी एक मेमोरी लोकेशन को टारगेट करने के काम आते हैं, किसी भी एक मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करने के काम आते हैं पॉइंटर्स। अभी एक मिनट इस पूरे प्रोग्राम को इग्नोर करो, पहले पॉइंटर्स देख लो एक बार। इंट एस्ट्रिक ptr, ये हो गया एक पॉइंटर डिफाइन। अब इसको मैं जिस भी एक वेरिएबल के को असाइन कर दूंगा तो ये उस वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, ठीक है। और जब भी हम कॉल बाय रेफरेंस की बात करेंगे तो उसमें पॉइंटर्स जरूर आते हैं, क्योंकि फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त ही पॉइंटर्स काम आ जाते हैं कॉल बाय रेफरेंस के सीन में, ठीक है। अब जब देखो मैं यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इंट एस्ट्रिक ए लिखा है। इसका मतलब ये है यहाँ पे वैल्यूज नहीं ऐड होंगी, जब मैं कोई फंक्शन कॉल करना पड़ेगा मैं वैल्यूज नहीं डालूंगा इसमें, मैं उन वैल्यूज के एड्रेस डालूंगा। एड्रेस मतलब उनकी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस डालूंगा मैं इस फंक्शन को जब मैंने कॉल करना होगा, ठीक है। और ये एस्ट्रिक साइन से सिम्बुलेट होता है, मैंने आपको बता ही दिया। तो मैंने फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखी, फंक्शन का नाम लिखा और इंट एस्ट्रिक ए पॉइंटर लिखा, एक इंट एस्ट्रिक बी, इससे इसको डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि एस्ट्रिक ए मतलब उस मेमोरी लोकेशन में जो भी चीज़ है वैल्यू ले और उसमें एक चीज प्लस कर दे। एस्ट्रिक बी मतलब बी जिस भी मेमोरी लोकेशन को डिफाइन कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यू है उसको ले और उसमें एक प्लस कर दे और वहाँ पे चेंज कर दे, ठीक है। और फिर इसको ए और बी को प्रिंट कर दे। कुछ नहीं इस प्रोग्राम में, सेम वही प्रोग्राम है, खाली इसमें एस्ट्रिक का साइन आपको और दिख रहा होगा यहाँ पे, और बाकी सेम प्रोग्राम है। और यहाँ पे एंड का साइन, क्योंकि हम एड्रेस पास करेंगे इस बार, क्योंकि पॉइंटर यूज कर रहे हैं। थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा शायद आपको, क्योंकि पॉइंटर्स अभी तक आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, वो आपकी अगली यूनिट में है। मैं यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ आपको, बट बहुत लेंदी लेक्चर चला जाएगा, इसलिए अभी के लिए समझ लो पॉइंटर वो चीज़ हो गई जो एक मेमोरी लोकेशन को टारगेट करता है और उसकी वैल्यू को उस मेमोरी लोकेशंस के थ्रू रेफरेंस करता है, ठीक है। ये पॉइंटर्स के थ्रू मैंने फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया, फिर से वही एक्स और वाई की 10 20 वैल्यूज ली, एक्स और वाई की ओरिजिनल वैल्यूज प्रिंट कराई। अब मैंने उनके एड्रेस को इस फंक्शन में भेजा, उस एड्रेस में लोकेशन में जो भी वैल्यूज है उसको एक प्लस कराया और फिर ए और बी की वैल्यूज प्रिंट कराई और दोबारा से एक्स और वाई की वैल्यूज प्रिंट कराई। अब देखो इस बार जब मैं फंक्शन रन करूंगा तो क्या होता है, देखो एक्स और वाई की ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है 10 और 20 है, देखो यहीं पे डिफाइन कर रखे 10 और 20। फिर जब फंक्शन के अंदर ए और बी प्रिंट हुए तो क्या हुआ 11 और 21। अब जब फंक्शन से कंट्रोल वापस मेन फंक्शन पे आने के बाद ये लाइन प्रिंट हुई कि एक्स एंड वाई वैल्यूज आफ्टर फंक्शन कॉल, तो उसमें देखो चेंज आ गया 11 और 21। ये क्यों चेंज आया, ये चेंज इसलिए आया क्योंकि इस बार हमने वैल्यूज को कॉपी नहीं किया, एक्चुअल पैरामीटर्स के वैल्यूज को फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी नहीं किया। इस बार हमने एक्चुअल पैरामीटर्स जिस मेमोरी लोकेशन पे है उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया, उस मेमोरी लोकेशन पे एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करी और फिर उसको प्रिंट किया। अब एक्स और वाई, ए और बी दोनों एक मेमोरी लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर वहां पे चेंज आएगा तो दोनों में चेंज होगा। ये होता है कॉल बाय रेफरेंस, और वो था कॉल बाय वैल्यू। जब हम वैल्यूज पे बात कर रहे हो, रेफरेंस मतलब एक मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस लेके बात कर रहे हो, तो कॉल बाय रेफरेंस। समझ आया? गुड, आगे बढ़ते हैं। ये देखो कॉल बाय रेफरेंस का सेम वही प्रोग्राम लिखा हुआ है मैंने, उसका आउटपुट आपको देखे समझा रखा है कि कैसे ये कॉल बाय वैल्यू हुआ।
और ये कॉल बाय रेफरेंस। अब इसका एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। कॉल बाय वैल्यू, देयर आर टू कॉपीज ऑफ पैरामीटर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, वन इन द ओरिजिनल कॉपी एंड अदर इन द फंक्शन कॉपी। जैसे आपने देखो ये एक्स और वाई की 10 और 20 वैल्यूज है, एक कॉपी एक्स और वाई में है और दूसरी कॉपी फंक्शन कॉल होने के बाद ए और बी में हो गई। ये था कॉल बाय वैल्यू। और बोथ द एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स रेफर टू द सेम लोकेशन। मैं आपको बताया कि कॉल बाय रेफरेंस में हम पॉइंट करते हैं मेमोरी लोकेशन की तरफ, तो बोथ द एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स रेफर टू द सेम लोकेशन। इसलिए एनी चेंज मेड इन कॉल बाय रेफरेंस इज रिफ्लेक्टेड इन मेन फंक्शन ऑल्सो। एनी चेंज मेड इन कॉल बाय वैल्यू नॉट रिफ्लेक्टेड इन मेन फंक्शन, जैसे हमने ए और बी और एक्स और वाई के केस में देखा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। ये पेपर में जरूर आता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। पासिंग एरेज टू अ फंक्शंस, इसमें भी कुछ नहीं है, सेम फंक्शंस वाला कंसेप्ट है, बस इसमें जो दो पैरामीटर्स होंगे उसमें से एक एरे होगा और दूसरा उसका साइज होगा। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है किसी भी एरे पे परफॉर्म करने के लिए। अगर आप खाली एरे दे दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका साइज हम उसी फंक्शन के अंदर भी पता कर सकते हैं, बट यूजुअली हम उसी फंक्शन के दूसरे पैरामीटर के तौर में उसका साइज लेते हैं। ठीक है, अब इसमें पहले प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो। राइट अ प्रोग्राम टू गेट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे यूजिंग फंक्शंस। एक फंक्शन के थ्रू हमें उस एरे की हर वैल्यूज का सम निकालने का एक प्रोग्राम बनाना है। कोई दिक्कत नहीं, अब इजीली बना लेंगे। ये देखो, ये मैंने वो प्रोग्राम बना रखा है। देखो, पहले ये मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया, इंट सम, इंट ARR, इंट n। इंट उसका रिटर्न टाइप, सम उस फंक्शन का नाम, और ये पहला पैरामीटर जिसमें मैं एरे ले रहा हूँ, दूसरा पैरामीटर मैंने n नाम दे दिया जिसमें उसका साइज आएगा। ठीक है, अब ये मेन फंक्शन को अब इग्नोर करो और ये देखो ये मैंने कैसे फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। कैसे डिफाइन कर रखा है, मैंने एक सम ले लिया 0, क्योंकि मुझे हर वैल्यूज का उसके हर वैल्यूज को सम करना है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया सम नाम का, जिसको वैल्यू मैंने अभी दे दी 0। फिर मैं उसकी सारी वैल्यूज को, एरेस की सारी वैल्यूज को एक्सेस कर रहा हूँ फॉर लूप की तरह, जो मैंने आपको एरे में पढ़ाया था कि फॉर आई से लेके उसकी लेंथ के एक कम यानी आई लेस देन n तक चलाएंगे, आई प्लस प्लस होता रहेगा, जिससे हम उसकी सारी वैल्यूज को एक्सेस कर सकें एरे की। और सम इक्वल टू सम प्लस एरे के आई से सारी वैल्यूज का सम उस सम में चला जाएगा। फिर इस फॉर लूप को ब्रैकेट्स खत्म होने के बाद रिटर्न सम से हम उसका सम रिटर्न कर देंगे। सिंपल सीधा फंक्शन को सम का प्रोग्राम था। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखने की क्या जरूरत है, ये तो हो गया एरे जिसका हम सम निकाल रहे हैं। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो बीच में, ऐसे मैं यहाँ पे और वैल्यूज डाल देता हूँ, 100 डाल दिया, 25 डाल दिया, 45, कुछ भी रैंडम चीज डाल दी। अब इसका साइज कैसे पता करते हैं, बाकी लैंग्वेज में लेंथ करके फंक्शन होता है, इसमें साइज पता चल जाए, बस इस सी में वो लेंथ फंक्शन नहीं है एरे का साइज पता करने के लिए, इसलिए फंक्शन है साइज ऑफ। साइज ऑफ से क्या होगा, देखो मैंने एक नीचे लिया साइज, जिसमें मैं इस एरे का साइज डालूंगा। साइज मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एरे सम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स समझ लो इस एरे का, वो है इसका साइज, वो इसमें साइज में स्टोर करा दूंगा। अब साइज ऑफ एरे से क्या होगा, साइज ऑफ ब्रैकेट में एरे डाला, इस साइज ऑफ फंक्शन ये जो मैंने लिखा हुआ इसको मैं अलग से बाहर ले लेता हूँ, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V। अब ये चीज़ से मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे इंटीजर हैं, तो इस एक एलिमेंट का क्या साइज हुआ बिट्स बाइट्स में, ये 4 बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का होता है, यस, एक इंटीजर 4 बाइट्स का होता है, तो ये 4 बाइट, दूसरा एक और 4, तो 8 हो गया, ये 12, फिर ये 16, 20, 24, ऐसे कर करके 4 इंटू जितने भी एलिमेंट्स हैं उतना मेरे को मिल जाएगा। जैसे अभी के लिए इसको मैं कट करके 3 एलिमेंट कर देता हूँ, तो अब ये साइज ऑफ एरे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3, 12, तो साइज ऑफ एरे में आ गया 12। ये एक्चुअल उसका कितना साइज ले रहा है, कितनी मेमोरी ले रहा है हमारे कंप्यूटर में, वो बताता है, ना कि सीधा उसकी लेंथ बता देगा। ये हमें उसकी साइज बता देगा कि एक्चुअली में कितनी मेमोरी स्पेस ले रहा है। तो 4 बाइट एक इस इंटीजर की हो गई, 4 बाइट एक इस इंटीजर की हो गई, और 4 बाइट एक इस इंटीजर की, टोटल 12 बाइट आ जाएगा जब हम ये करेंगे इस केस में। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड कर रहा हूँ साइज ऑफ एरे के 0 से। एरे के 0 का क्या मतलब है, ये 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट 56, ये एक इंटीजर है, इसका साइज क्या होता है हमें पता है, एक इंटीजर का साइज 4 होता है। तो जब ये चीज आएगी कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4। मैं साइज में क्या स्टोर करा रहा हूँ, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वैल्यू, मतलब 12/4, जो कि आ जाएगा 3। अब देखो कितने एलिमेंट्स है इसमें, 3 एलिमेंट्स हैं। ये तरीका होता है एक एरे का नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने का तरीका। ठीक है, जितना भी लंबा एरे हो, अगर आपको साइज ऑफ एरे लिख के डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एरे का 0 या कोई भी एक एलिमेंट लिख दोगे ना, तो वो उसमें कितने एलिमेंट्स है ये बता देगा आपको। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे में इसमें अगर एलिमेंट्स बढ़ाता रहूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तब भी
साइज में उतना ही नंबर मिलेगा जितने यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। फिर मैंने रिजल्ट ले लिया, रिजल्ट एक इंटीजर के फॉर्म में मैंने डिक्लेयर किया, और एक सम फंक्शन जो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था कॉल किया इस एरे और इस साइज की मदद से यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, और जो भी मेरा ये रिटर्न आएगा ये इस रिजल्ट में स्टोर होगा, और मैं इस प्रिंट की मदद से उसको प्रिंट करा दूंगा, और ये रिटर्न 0 इस मेन फंक्शन के लिए है। और इसको रन करके देखते हैं, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इसको रन करेंगे हम, तो इनका जो भी सम होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो ये सिंपल सीधा प्रोग्राम था एरे का। इससे हमें पता लगा कि हम फंक्शन में एरे कैसे पास करते हैं और साइज कैसे पता करते हैं। ये लाइन्स आप कोई भी कोड लिखो ना, आपको ये लाइन काम आएगी काफ़ी, इसकी वजह से हमने प्रोग्राम बना दिया। अब एक प्रोग्राम आपको खुद करने के लिए देता हूँ मैं, ये मैंने प्रोग्राम बना के आपको दिखाया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ लगा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू गेट द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द एरे यूजिंग फंक्शन। अब देखो जैसे ये प्रोग्राम था तो इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है, मैक्सिमम नंबर है 678। सेम यही ऐसे ही कुछ फंक्शन बनाना है आपको भी, जैसे मैं इसमें सम कर रहा हूँ, आपको किसी तरह यहाँ पे वो स्टेटमेंट्स लिखनी है जिससे आप इसका मैक्सिमम वैल्यू पता कर पाओ। वैसे हमने ऐसे सिमिलर क्वेश्चन एरे के लेक्चर में भी कर रखा है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, और फिर उसको रिटर्न करा के प्रिंट करा देना। ये सिंपल सीधा आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, खुद करिएगा। खुद करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, पहले पेज पे आप पेंसिल या पेन लिखेंगे, फिर उसको कंप्यूटर पे करेंगे कंपाइलर पे, और फिर आपको गलतियाँ जो दिखेंगी उसको करेक्ट कर लेंगे ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना आए, क्योंकि पेपर में आपको पेज पे लिखना होगा, ठीक है। यही था फंक्शंस पे। फंक्शंस में और कुछ बात करने को है नहीं, इस बार पहले सिलेबस देख लेंगे दोबारा। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, एरेज, फंक्शंस और स्ट्रिंग्स, इसी से हमारा यूनिट 2 बनी है। आखिरी हम सेकंड लास्ट लेक्चर पे इसमें हम स्ट्रिंग्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा खाली स्टोरेज क्लासेस और रिकर्शंस रह जाएगा, जिसको हम लास्ट लेक्चर में कवर करेंगे। स्ट्रिंग्स में आज हम क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग कैसे एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, उसका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस और कैरेक्टर लाइब्रेरी फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको स्ट्रिंग का बता देता हूँ, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एरे पढ़ा था, इंट मार्क्स इक्वल टू फिर नंबर्स दिए हुए थे, वैसे ही सेम एक एरे जो कैरेक्टर का हो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, खाली उसका आखिरी एक कैरेक्टर नल कैरेक्टर होना चाहिए। नल कैरेक्टर क्या होता है, \0 को नल कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रिंग, इट इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड विद अ नल कैरेक्टर दैट इज \0, ठीक है। इट इज डिफरेंस फ्रॉम अ कैरेक्टर एरे एंड कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग ट्री। कैसे डिफरेंस है, स्ट्रिंग में एक \o का आखिरी में नल कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर एरे में नहीं होगा। थोड़ा समझ नहीं आया कोई बात नहीं है, देखो प्रोग्राम देखो, char name 50 equals to a comma b comma c, ठीक है। ये जो अभी हमने एरे बनाया है, ये एरे देखो, जैसे हम एरे डिक्लेयर करते हैं, पहले उसका डेटा टाइप, फिर उसका नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका साइज, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसकी वैल्यूज, ठीक है। अब ये अभी कैरेक्टर ऑफ एरे है, क्योंकि इसका आखिरी एलिमेंट में आपको नल कैरेक्टर दिख रहा है नहीं। अब ये देखो कॉमा \0, अब ये बन गया स्ट्रिंग। सिर्फ इतना सा फर्क है एक स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे में, जहां लास्ट एलिमेंट आपको एक नल कैरेक्टर दिख गया वो स्ट्रिंग बन जाएगा। बस स्ट्रिंग को आप ऐसे और डिफाइन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कैर नेम 50, एक सेकेंड, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिखते हो, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ शिवान, तो ये भी अब स्ट्रिंग बन जाएगा। कैसे स्ट्रिंग बन जाएगा, ये जो लाइन लिखी ना मैंने, कैर नेम 50 शिवान, इसको कंप्यूटर कैसे इंटरप्रेट करेगा वो देख लेते हैं। इसको कंपाइलर ऐसे इंटरप्रेट करेगा, उसका मतलब वो समझेगा कि मैंने ये ऐसे लिखा हुआ है, SHIVAN एंड लास्ट में G। यहाँ पे खत्म हो गया नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, लास्ट में हमने एक नल कैरेक्टर ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसको एज अ स्ट्रिंग दिखेगा ना, वो स्ट्रिंग देखने के लिए आखिरी में नल कैरेक्टर होगा। नल कैरेक्टर ऐड कर दिया और ये फिनिश। अब इसको, इस लाइन को वो ऐसे देखेगा, तो चाहे आप ये लाइन लिखो, चाहे आप ऐसे डबल कोट्स के अंदर नाम लिख दो, सेम ही मतलब है दोनों का, दोनों उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी होती है, बस सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिमिलरली जैसे एक एरे डिक्लेयर होता था वैसे स्ट्रिंग डिक्लेयर होती है। स्ट्रिंग कुछ नहीं है, खाली एक वन डायमेंशनल एरे समझ लो जिसका आखिरी कैरेक्टर नल कैरेक्टर हो। खाली स्ट्रिंग्स में ये फर्क है कि आप एक एरे को ऐसे आप डिक्लेयर नहीं कर पाते थे, बट स्ट्रिंग जो एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स है उसको आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। उसको डिक्लेयर करने के तरीके देख लो, वही जैसे एरे की तरह, विद साइज विदाउट साइज,
सिमिलरली डबल कोट्स में लिख रहे हो तो उसमें विद साइज विदाउट साइज। ये 4 तरीके हैं एरर डिक्लेयर करने के लिए, हमने देख ही लिया। अब लेट्स राइट अ प्रोग्राम इन विच यू टेक यूजर नेम इनपुट एंड ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब वेलकम लिख दो उसके नाम के पहले, बस सिंपल सीधा प्रोग्राम है। इसी में कर लेते हैं, देखो कैर नेम 50 लिया मैंने, तो printf एंटर योर नेम, ये प्रिंट करा दिया। इसके बाद यूज़र क्या डालेगा, अपना नाम डालेगा, scanf एंटर, कुछ यूजर्स इनपुट ले रहे तो scanf %s। ये बात याद रखना, जब हमें कैरेक्टर प्रिंट कराना होता है या स्कैन कराना होता है तो हम %c लिखते हैं, बट यहाँ हम स्ट्रिंग के में खेल रहे हैं इसलिए %s लिखेंगे। इसके बाद नेम। तो आप सोच रहे हो कि मैंने एंड नेम क्यों नहीं लिखा। स्ट्रिंग के केस में अगर आप एंड नहीं भी लगाते हो तो भी बात बन जाती है। अब मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। एंटर योर नेम शिवांग। अच्छा अभी मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाई है तो एक और लगा देते हैं, printf 2 3 वेलकम %s 2 3 नेम। अब देखो एंटर योर नेम मैंने डाला शिवांग, वेलकम शिवांग, प्रिंट हो गया। समझ आया। अब ये %s है तो हम यहाँ पे स्कैन में एंड नहीं लगा रहे, चल जाएगा। सी होता तो लगाते, और सी होता तो एक ही कैरेक्टर एक बार पे प्रिंट हो पाता। कैसे, एक बार वो भी देख लेते हैं। देखो इस %s के मैं सी लिख देता हूँ और यहाँ नेम में मैं 0 लिख देता हूँ। अब मैं मार्क करता हूँ इसको रन, शिवांग वेलकम एस। क्यों, क्योंकि मैंने नेम का 0 लिखा, मतलब फर्स्ट करेक्टर उस एरे का फर्स्ट करेक्टर क्या आएगा, एस, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। और यहाँ पे अगर आप नेम 0 लिख रहे हो तभी मैंने यहाँ पे %c लिखा, क्योंकि c मतलब एक सिंगल करेक्टर ही प्रिंट होगा। अगर पूरी स्ट्रिंग करानी होती तो पहले की तरह s, और यहाँ नेम के बाद से स्क्वायर ब्रैकेट हटा दो, पूरा नाम फिर से प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है। अब वो देखो मैं अपना नाम डाला, देखो शिवांग डाला, चल गया। अब दोबारा रन करूँगा, अब मैं डालूंगा अपना पूरा नाम में डालूंगा शिवांग CHHAVRA छाबड़ा, खाली शिवांग आया। छाबड़ा क्यों नहीं आया, छाबड़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि जो स्कैनफ है ना हमारा, उसके साथ एक प्रॉब्लम है, वो मल्टी वर्ड स्ट्रिंग नहीं एक्सेप्ट कर पाता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम गेट और पुट यूज़ करते हैं। उसके बारे में पढ़ते हैं। आओ, गेट्स एंड पुट्स इन स्ट्रिंग। scanf is not capable of receiving multiverse string, so gets जो उसकी रिप्लेसमेंट बन जाता है, जो multiverse string रिसीव कर पाता है। गेट्स अगर हम यूज़ करते हैं उसके साथ पुट्स भी यूज़ कर लेते हैं, जो printf का रिप्लेसमेंट बन जाता है। अच्छा एक और बात, ये आपके सिलेबस में शायद ना पढ़ो, फिर भी आपको बता देता हूँ। ऐसा कई जगह लिखा होगा कि scanf, जो मैंने भी बताया कि scanf कैपेबल नहीं है मल्टी वर्ड स्ट्रिंग लेने का, बट एक तरीका है जिससे scanf भी मल्टी वर्ड स्ट्रिंग्स ले पाता है, वो है स्कैन सेट यूज़ करके। जो scanf के अंदर आप ये लिखा हो देख रहे हो ना, ये स्कैन सेट है, इसका यूज़ करके भी हम आपको दिखा देंगे। पहले एक बार गेट्स और पुट समझ लेते हैं। ये देखो, अब ये मैं सेम प्रोग्राम गेट्स से करता हूँ। गेट्स क्या लिखें, नेम, उसमें %s कॉमा नेम ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप नेम लिखोगे तो गेट्स चल जाएगा। फिर गेट्स यूज़ कर रहे हैं तो पुट्स भी यूज़ करेंगे, पुट्स नेम। अभी कंपाइलर में थोड़ा अलग है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है, बट अगर आप खाली इसको इग्नोर करना, अभी यहाँ से यहाँ तक इसको इग्नोर करें, एक सेकेंड, अब इग्नोर करना, सॉरी माय बैड। अब इसको यहाँ से यहाँ तक इग्नोर करें, यहाँ पे ध्यान दें कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। एंटर योर नेम मैं डालूंगा शिवांग CHHAVRA, तो पुट्स की वजह से शिवांग छाबड़ा भी आ गया। समझे, गेट्स की वजह से हम मल्टीवर्ड स्ट्रिंग एक्सेस कर पाए और पुट्स की वजह से उसको हम प्रिंट भी कर पाए। अब हमें ग्रीट करना है तो ग्रीट भी कर देते हैं। ये देखो, printf 1 2 3 वेलकम, फिर से printf। अच्छा हाँ, एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये जो पुट्स है ना, ये पुट्स जो भी चीज़ प्रिंट करेगा उसके बाद एक लाइन का गैप अपने आप दे देता है। ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ यहाँ पे printf में चेक लिख देता हूँ खाली, कि हम चेक कर रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन में आ रहा है कि चेक या नहीं आ रहा, तो अब ये प्रिंट करूँगा। अब वापस यहाँ ध्यान दें, फिर गड़बड़ हो गई क्या कुछ, ओ सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं बार बार, कोई बात नहीं। एंटर योर नेम शिवांग CHHAVRA छाबड़ा, एंटर वेलकम शिवांग छाबड़ा। उसके बाद चेक अगली लाइन में आया, जबकि हमने बैकस्लैश नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि जो पुट्स है वो ऑटोमेटिकली अपना काम करने के बाद कर्सर एक्शन में शिफ्ट कर देता है, बैकस्लैश की इसको जरूरत नहीं होती है। समझ आया, यहाँ पे गेट्स पुट्स क्लियर होता है। अब ये देखो, एक सेम काम करते हैं हम, गेट्स की जगह scanf
परसेंटेज एस स्लैश एन, कोट्स रह गए थे। अब देखो जो वहाँ पे लिखा था ना हमने कि स्कैन सेट की मदद से स्कैनर भी मल्टी स्ट्रिंग्स यूज कर सकता है, हम वही कर रहे हैं बस। ये देखो इसको हटा देते हैं, printf परसेंटेज शिट, printf परसेंटेज एस कॉमा नेम। अब देखो चलता है कि नहीं चलता, इसको हटा देते हैं। क्या था, स्कैन सेट यूज कर रहे हैं, देखो परसेंटेज फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये परसेंटेज स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये लगाया हमने भी। अब ये चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, रन करके देखते हैं। एंटर योर नेम शिवांग छाबड़ा, वेलकम शिवांग छाबड़ा। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब स्कैनफ की मदद से भी हम मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे स्कैन सेट यूज़ किया है। ठीक है, वैसे आप लिखने को लिख सकते हो कि स्कैनफ इंडिपेंडेंटली मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को एक्सेस नहीं कर पाता, अगर करेगा तो उसको स्कैन सेट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम गेट पुट समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सी के लाइब्रेरी फंक्शन जो स्ट्रिंग में यूज होते हैं वो कैसे हैं, str_len, str_copy, str_compare, cat, lower, upper, str, बहुत सारे हैं। ये सारे स्ट्रिंग के फंक्शन स्ट्रिंग्स पे यूज हो पाते हैं जो स्ट्रिंग के सी के लाइब्रेरी फंक्शन है। बट एक बात ध्यान रखना, ये सारे फंक्शन यूज करने से पहले आपको string.header फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, बिना इसके ये फंक्शंस नहीं चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन प्रोग्राम्स इन फंक्शंस को कैसे रन करते हैं एक बार देख लेते हैं। ये देखो ये हमारा प्रोग्राम, मैंने ये हैशटैग इंक्लूड से स्ट्रिंग की हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया प्रोग्राम में, ताकि मैं सारे फंक्शंस जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ यूज़ कर पाऊँ। मैंने क्या किया, पहले आपको सारे फंक्शंस समझाने के लिए मैंने 4 स्ट्रिंग्स लिए। पहले में अपना नाम, दूसरे में कास्ट, थर्ड में खाली एक सिंगल कैरेक्टर ए और फोर्थ में कॉपी लिख लिए। तो अगर मैं printf परसेंटेज एस में अपना स्ट्रिंग 1 करूँगा तो देखो यहाँ पे शिवांग प्रिंट हो रहा है। फिर उसके बाद printf परसेंटेज डी, अब \n करा है। अब यहाँ पे ध्यान दो मैंने परसेंटेज डी के लिखे हैं, क्योंकि जो str_len है वो बताता है कि स्ट्रिंग में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। जैसे कि ये देखो जब यहाँ पे शिवांग आया तो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, तो ये नंबर में रिटर्न देगा अपना जो भी वैल्यू देगा, इसलिए परसेंटेज डी लगाया। और यहाँ पे लिखा str_len ब्रैकेट के अंदर जिसके भी हमें लेंथ चाहिए वो मैंने स्ट्रिंग 1 के लिए, तो अब ये शिवांग की लेंथ हमें दे रहे हैं यहाँ पे 7। फिर मैंने स्ट्रिंग 2 को प्रिंट कराया यहाँ पे, और फिर कंकैटिनेट किया 1 और 2 को। कंकैटिनेट करना मतलब होता है जोड़ना, str1 cat कंकैटिनेट करेगा 1 और 2 को, 1 के बाद 2 ये ऐड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे खाली वो कंकैटिनेट कर रहा है, कुछ प्रिंट नहीं कर रहा। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोबारा स्ट्रिंग 1 प्रिंट करेंगे। अब देखो जब मैं दोबारा स्ट्रिंग 1 प्रिंट कर रहा हूँ तो शिवांग के आगे छाबड़ा आ गया, क्योंकि स्ट्रिंग 1 और 2 कंकैटिनेट हो गई। समझ आया कंकैटिनेट कैसे होता है? str_cat लिखेंगे आप, ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 आपस में ऐड हो जाएंगे, एक तरह से ये समझ लो। ठीक है, कंकैटिनेट भी हमें समझ आ गया। उसके बाद strcpy मतलब कॉपी करना, स्ट्रिंग 3 जो कि है हमारी ए, स्ट्रिंग 4 जो कि है हमारी कॉपी। अब ए में ए की जगह अब आ जाएगा कॉपी, क्योंकि स्ट्रिंग 4 स्ट्रिंग 3 में कॉपी हो जाएगी इस फंक्शन की मदद से। सिंपल सीधा प्रोग्राम है। इसके बाद हम स्ट्रिंग 3 प्रिंट कराएंगे तो देखो कॉपी आ जाएगा। दोबारा रन करके दिखा देता हूँ आपको, ये आउटपुट्स हैं, ये देखो। समझ आया? लेंथ चाहिए तो str_length, कंकैटिनेट करना है तो strcat, कॉपी करनी है तो strcpy। ये कुछ लाइब्रेरी फंक्शन था। अब एक और चीज़ देख लो आप, ये देखो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ तो अभी देगा मुझे एरर। देखो ये सारे एरर्स आ गए बड़े सारे, क्योंकि ये सारे फंक्शंस अगर हमें यूज़ करने हैं तो ये फाइल हमें इंक्लूड करनी ही पड़ेगी। समझ आया? बस यही सब था। अब आगे देखते हैं। इसके साथ साथ और भी बड़े सारे फंक्शंस हैं। ये देखो ये सारे स्ट्रिंग्स के लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। इस सारे में से कुछ इंपॉर्टेंट्स मैंने आपको बता दिए, बाकी ये वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना। कुछ ना समझ आए तो कमेंट्स में हम आपके लिए बैठेंगे। उसके बाद ये इनको एक बार पढ़ जाना, ये जो जनरली आते नहीं है, बट अगर कभी किसी ने एग्जामिनर या फिर आपका वाइवा वगैरह होगा उसमें पूछ लिया तो आ जाएंगे, वैसे पेपर में आपके यूज़ नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी बस स्ट्रिंग्स में इतना ही था। खाली हमारा स्टोरेज क्लासेस और रिकर्जन बचा है, इसको भी हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। और जब आप ये लेक्चर पूरा देख लें उसके बाद सारे नोट्स एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि यूनिट 2 अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको पेपर में दिक्कत ना है। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? स्टोरेज क्लासेस और रिकर्जन। स्टोरेज क्लास के पहले मैं आपको बताता हूँ स्टोरेज क्लासेस क्या होता है। जैसे डेटा टाइप होता है ना, वैसे एक स्टोरेज क्लास होती है।
आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो उसको डेटा टाइप दोगे कि उसमें किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, ऐसे उसको स्टोरेज क्लास भी दोगे कि वो किस टाइप, उसका जो स्टोर होगा वो डाटा, वो उसका इनिशियल वैल्यूज़ क्या होगी, वो कहाँ पे स्टोर होगा, उसको आप उसका स्कोप क्या होगा, उसकी लाइफ क्या होगी, ये सब बातें क्लियर करने के लिए उसको स्टोरेज क्लास देनी पड़ती है आपको। नहीं समझ आ रहा है अभी कोई बात नहीं, आगे सारी जैसे जैसे हम इनके स्टोरेज क्लास पे बढ़ेंगे आपको चीज़ें और क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। 4 तरह की स्टोरेज क्लासेज होती है, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्नल। पहली स्टोरेज क्लास पढ़ते हैं पहले, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास कौन सी होती है, जिसकी 4, हम जो भी स्टोरेज क्लासेस पढ़ेंगे सारी स्टोरेज क्लासेस को 4 पॉइंट्स में डिफाइन करेंगे। पहला कि उसको डाटा कहाँ स्टोर कर रही है, दूसरा उसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी उस वेरिएबल में जिसका वो स्टोरेज क्लास है, तीसरा उसका स्कोप क्या होगा, और चौथा उसका लाइफ क्या होगा, ठीक है। स्टोरेज, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की स्टोरेज होती है मेमोरी में स्टोर होगा। डिफॉल्ट वैल्यू एक गार्बेज वैल्यू होती है। गार्बेज वैल्यू का मतलब जैसे आप देते हो ना इंट ए, और फिर आप देखते हो ए इक्वल्स टू 1, तो ए में 1 वैल्यू चली गई। अब जैसे आपने स्टोरेज क्लास लिखी, डेटा टाइप लिखा, इंटीजर लिखा, अभी आपने उसको वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी, तो पहले से जो उसमें वैल्यू आ जाएगी वो एक डिफॉल्ट वैल्यू होगी, मतलब गार्बेज वैल्यू होगी, ठीक है, जो एक अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू समझ आ गई, कोई भी रैंडम वैल्यू जो कंपाइलर अपने उठा के उसको दे देता है, ओके। स्कोप, स्कोप का मतलब ये होता है कि कहाँ पे वो एक्सेसिबल रहेगा, वो जो भी आपने वेरिएबल डिफाइन किया स्टोरेज क्लास में, एक ब्लॉक के अंदर रहेगा, पूरे प्रोग्राम में रहेगा, कहाँ पे रहेगा, ये सब स्कोप बताता है, ओके। फिर लाइफ, लाइफ का भी ये मतलब है कि कब तक वहाँ उस स्टोरेज क्लास में वो चीज़ स्टोर रहेगी, जब तक प्रोग्राम एक ब्लॉक के अंदर है या फिर पूरे प्रोग्राम जब तक खत्म नहीं होता तब तक रहेगी, ये सब बातें लाइफ से क्लियर होती हैं। तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की स्टोरेज मेमोरी है, डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू है, और उसका स्कोप लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। जिस ब्लॉक के अंदर वो वेरिएबल को डिफाइन किया गया, उसकी स्टोरेज क्लास दी गई है, उसी ब्लॉक के अंदर उसकी वैल्यू का आप एक्सेस कर सकते हो, उसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगी। फिर उसकी लाइफ के, टिल द कंट्रोल रिमेन्स विद इन द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। जिस ब्लॉक के अंदर आपने ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में उसको डिफाइन किया, उस ब्लॉक के अंदर जब तक कंपाइलर अपना काम करेगा तब तक उस वो मेमोरी में वहाँ सेव रहेगा। जैसे ही कंपाइलर बाहर आया, मेमोरी क्लियर हो जाएगी, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी वहीं पे, ठीक है। इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। ये तो कोई प्रोग्राम लिखा है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के लिए। पहले वही इंक्लूड stdio.h, आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक पहले स्टोरेज क्लास लिखी जो कि ऑटो है, ऑटोमेटिक को ऑटो लिखते हैं यहाँ पे, फिर उसका डेटा टाइप इंटीजर और i = 3 दे दिया मैंने, ठीक है। फिर एक ब्लॉक बनाया मैंने, ये आपको पता है कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक बनता है। इस ब्लॉक के अंदर मैंने दोबारा से उसको ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास दी, इंटीजर डेटा टाइप दिया, और सेम i वेरिएबल को 8 मैंने इस बार वैल्यू चेंज करके उसको 8 दे दी, ठीक है। फिर मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ, और दोबारा मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ बट उस ब्लॉक के बाहर। जब हम इस कोड को हम रन करेंगे तो आप देखेंगे 8 और 3 आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जब मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे i की वैल्यू इस ब्लॉक के अंदर है 8। जैसे ही हम इस ब्लॉक के बाहर आए और यहाँ पे प्रिंट कराया, तो इस वाली लाइन का एग्जिस्टेंस नहीं रहा बाहर, क्योंकि उसकी स्टोरेज क्लास खाली ब्लॉक के अंदर ही डिफाइंड होती है, उसका स्कोप खाली ब्लॉक के अंदर होता है। इस ब्लॉक के बाहर इसकी वैल्यू क्या है, ये जो ऊपर दे रखी है i। नॉर्मली क्या होता है, ये देखो अगर मैंने ये ब्लॉक नहीं दिया होता और मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू i = 8 कर देता, तो अब दोनों जगह 80 प्रिंट होता, क्योंकि इसकी वैल्यू अब चेंज हो चुकी है। ब्लॉक्स की वजह से डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि एक ही ब्लॉक में है दोनों, इसलिए चेंज हो सकती है। बट जब मैंने यहाँ पे ब्लॉक के अंदर ये चीज़ करी, तो फिर डिफरेंस आ गया, 8 और 3 हो गया, क्योंकि पहले हम ब्लॉक के अंदर प्रिंट करा रहे हैं और ब्लॉक के बाहर इसके लिए जो वैल्यू है i की, वो ऊपर वाले लिखी हुई है मैंने 3। ये 8 ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं है, यही इसका स्कोप है। और लाइफ टाइम कब तक है, मतलब यहाँ पे जो डिफाइन कर रखी है ये सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर रहेगा, इसके ब्लॉक के बाहर आते ही वो वैल्यू फिनिश हो जाएगी, वहाँ से उसका लाइफ वहीं पे खत्म हो जाएगी। ये सिंपल सी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास थी। अब अगली क्लास पे बढ़ते हैं। अगली क्लास है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लास और ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, खाली इसकी स्टोरेज में फ़र्क आता है। ये कहाँ स्टोर होती है, CPU के रजिस्टर्स में। आपको ये बात पता होगा, CPU के रजिस्टर में स्टोर होती है, क्योंकि नाम में से पता चल रहा है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी गार्बेज वैल्यू है, इसका स्कोप भी लोकल टू द ब्लॉक है, और इसका लाइफ टाइम भी तब तक है टिल द कंट्रोल रिमेन्स विद इन द ब्लॉक। एज इट इज सेम है ऑटोमेटिक की तरह, खाली स्टोरेज में फ़र्क है, CPU के रजिस्टर्स में स्टोर होती है। एक बात आपको और बता दूं जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, कि रजिस्टर्स लिमिटेड होते हैं एक CPU के अंदर, तो अगर सारे रजिस्टर्स पहले से कुछ वर्क कर रहे हैं और आप उसको रजिस्टर स्टोरेज क्लास दे दोगे, तो भी वैल्यू एज ए ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास ही वर्क करेगी, क्योंकि सारे रजिस्टर्स बिजी हैं, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। फिर तीसरी स्टोरेज क्लास आती है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास में कहाँ स्टोरेज होती है, मेमोरी के अंदर होती है। ये भी, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। अभी तक हमने पहले दो पढ़ी, उन दोनों की दोनों स्टोरेज वैल्यूज डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज थी, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। मतलब आप अगर स्टैटिक लिखोगे, फिर डेटा टाइप लिखोगे, फिर वेरिएबल लिखोगे और फिर उसको प्रिंट कराओगे, तो 0 आएगा। बट ये अगर आप ऑटोमेटिक और रजिस्टर के केस में करते तो 0 नहीं आता, कोई भी रैंडम नंबर्स आते हैं। डिफॉल्ट वैल्यूज और रैंडम नंबर लेते हैं, और ये डिफॉल्ट वैल्यू 0 लेता है। सिंपल सीधा पॉइंट है। इसका स्कोप भी लोकल टू द ब्लॉक है, और इसका लाइफ टाइम है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स।
ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्कोप स्टैटिक स्टोरेज क्लास का थोड़ा डिफरेंस बताता है बाकी स्टोरेज क्लासेस से, इसको समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। ये देखो, अब हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास समझ रहे थे, ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स, इसका मतलब ये है जो भी उसकी वैल्यू होगी वो होल्ड रखेगा जब तक उस ब्लॉक के अंदर काम चल रहा है। समझ आया? इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो यहाँ लेफ्ट साइड जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का यूज़ कर रहे हैं और राइट साइड जो है स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑटो इंट इक्वल्स टू 1 और यहाँ लिखा है स्टैटिक इंट इक्वल्स टू 1। कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट फंक्शन को पहले कॉल कर रखा है 3 बार और वो फंक्शन क्या कर रहा है, ये आई वेरिएबल की एक वैल्यू बढ़ा के प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे भी स्टैटिक में करके आई की वैल्यू स्टोर और आई की वैल्यू एक वैल्यू बढ़ा के प्रिंट कर रहा है। दोनों में आप फर्क क्या देखेंगे कि जब हम ऑटोमेटिक में 3 बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट हो रहा है, फिर 1 प्रिंट हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया और कंट्रोल इस ब्लॉक के बाहर गया और दोबारा इंक्रीमेंट कॉल हुआ, तो जब दोबारा कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आया तो ऑटोमेटिक में कुछ भी चीज़ स्टोर नहीं है, ये दोबारा से उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ आया? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, दोबारा सुनो। इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे आया, इसने आई की वैल्यू को 1 कर दिया और आई प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू इंक्रीज कर दी और कुछ नहीं किया। कंट्रोल इसके बाहर चला गया, बाहर जाते ही ये सब नलीफाई हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक आई की वैल्यू 1 थी, ये सब भूल जाएंगे सब कुछ और आई की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। फिर जब दोबारा इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा, फिर ये वाई की वैल्यू देखेगा 1 हो जाएगी यहाँ पर, ये प्रिंट कर देगा, फिर दोबारा होगा, फिर 1 हो जाएगी, फिर प्रिंट कर देगा। स्टैटिक के केस में थोड़ा डिफरेंट होगा। ये देखो स्टैटिक के स्टोरेज क्लास के जब आप डिफाइन करोगे आई को, तो वो पहले 1 प्रिंट करेगा, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा और यहाँ पे चलाएगा कंट्रोल वापस इंक्रीमेंट के बाद। इंक्रीमेंट के बाद क्या हो रहा है, दोबारा इंक्रीमेंट कॉल हो रहा है। अब जब ये यहाँ पे आएगा ना, तो ये वैल्यू पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये वैल्यू स्टैटिक क्लास जो है वो वैल्यू को होल्ड रखती है, मतलब स्टोर रखती है अपने पास जो भी उसमें चेंज हुआ है। तो यहाँ पे स्टैटिक इंट आई इक्वल्स टू 1 नहीं, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 रहेगी, क्योंकि जब लास्ट टाइम इस ब्लॉक में आया था तो आई की वैल्यू 2 करके गया था यहाँ से कंपाइलर, इसलिए वैल्यू 2 रहेगी और यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा इंक्रीमेंट फंक्शन जो कॉल होगा, तो आई की वैल्यू अभी क्या चल रही थी 2। इस स्टैटिक इंट आई इक्वल्स टू 1 की चेंज नहीं है, क्योंकि स्टैटिक वैल्यू को होल्ड रखता है, जो भी चेंज आया था उसने 2 को होल्ड रखा, क्योंकि वैल्यू बढ़ाई और प्रिंट कर दी। सिंपल सीधा ये डिफरेंस था ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में। तो अब इस लाइन से आप कंफ्यूज होंगे, इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस, मतलब जो फंक्शंस के अंदर स्टैटिक स्टोरेज क्लास में अगर आप डिफाइन करोगे तो वैल्यू होल्ड रहेगी, उसमें चेंज जो आएगा वो चेंज रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में कुछ नहीं है, इसकी स्टोरेज भी मेमोरी में होती है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, इसका स्कोप ग्लोबल है। सबसे बड़ी बात यह है इसका स्कोप ग्लोबल है। जब आपको एक ही वेरिएबल बहुत अलग अलग जगह यूज़ करना हो तो आप उसको एक्सटर्नल क्लास दें हमेशा, ताकि उसका स्कोप ग्लोबल की वजह से वो हर जगह एक्सेसिबल रहे। ठीक है, एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन डजंट कम टू एन एंड, तब तक इसकी लाइफ चलती है। मतलब चाहे आप ब्लॉक में लिखो, चाहे आप ब्लॉक के बाहर लिखो, मेन फंक्शन के बाहर लिखो, मेन फंक्शन के अंदर लिखो, जब तक एक्सटर्नल से आपने कोई किसी को डिफाइन कर रखा है और जब तक पूरा आपका प्रोग्राम खत्म नहीं होता वो स्टोर रहेगा। ऑटोमेटिक स्टैटिक रजिस्टर केस में ऐसा नहीं था, एक्सटर्नल के केस में खाली एक लाइन एक्स्ट्रा है, एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डजंट कम टू एन एंड, जब तक पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं होगा उसके अंदर स्टोर रहेगा। इसका स्कोप ग्लोबल का मतलब ये है किसी ब्लॉक के अंदर यूज़ करो, ब्लॉक के बाहर यूज़ करो, मेन फंक्शन के बाहर इसको डिक्लेयर करो, कहीं भी करो, इसकी वैल्यू एक्सेसिबल रहेगी हर जगह। ओके, अब आ जाते हैं हम रिकर्जन पे। ये आप चारों स्टोरेज क्लासेस खत्म हो गए, डेफिनेशन डिफरेंस कुछ भी पूछा जाता है इन्हीं 4 पॉइंट्स की मदद से आप सब कुछ कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब आते हैं हम रिकर्जन पे। रिकर्जन का मतलब होता है जब एक फंक्शन अपने अंदर उस अपने आप को कॉल करे, उसको रिकर्जन बोलते हैं। वो फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन हो जाएगा। समझ आया? मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, जब मैं उसको फंक्शन डिक्लेयर किया, जब मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं उस फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा हूँ दोबारा, तो वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, डिफाइन पढ़ेंगे एक बार दोबारा से। व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ फ्रॉम विदिन इट्स बॉडी इट इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, सच काइंड ऑफ फंक्शन कॉल्स आर कॉल्ड रिकर्सिव कॉल्स। मतलब जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो, लिखते हैं ना स्टेटमेंट्स, उसमें जब उसको दोबारा कॉल करेंगे तो उस कॉल को क्या बोलेंगे, रिकर्सिव कॉल। जो स्टेटमेंट्स आप कॉल कर रहे हो फंक्शन के अंदर ही, उसको रिकर्सिव कॉल बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट अ प्रोग्राम टू गेट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to n इन विच n इज गिवन बाय द यूजर। एक सिंपल सीधा हम प्रोग्राम बना के रिकर्जन समझेंगे, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यूजर से एक नंबर लेंगे और वहां तक के सारे नंबर का सम्स को रिटर्न करेंगे एक फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू। ओके, तो शुरू करते हैं। हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन फंक्शन बनाया है इसको, इसका ब्रैकेट स्टार्ट, रिटर्न दे देते हैं पहले 0 ताकि मुझे बाद में ना दिक्कत हो। अब क्या करना है, यूज़र से एक नंबर लेना है। यूज़र से जो हम नंबर लेंगे उसको मैं एक नम वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। तो मैं एक नम वेरिएबल डिफाइन कर लूँगा, printf एंटर नंबर,
अब मैं ले रहा यूजर नंबर ले रहा हूँ तो स्कैन करेंगे हम, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड लगाना मत भूलना कभी, नम सेमीकोलन। अब मैंने यूजर से नंबर ले लिया। अब मुझे एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है, तो पहले फंक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ। फंक्शन का नाम लिखते हैं हम सम, इंट सम, जिसके अंदर एक हम लेंथ लेंगे कि कहाँ तक हमें प्रिंट कराना है। मतलब अगर 10 देगा तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे करके ये जो भी 10 तक सम आएगा वो हमें रिटर्न कराना है। तो एक नंबर हम उससे ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम इंट n लिख देंगे। समझे? ये n वो नंबर होगा जहाँ तक हम उसको सम प्रिंट करके देंगे। सिंपल सीधा। यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन हो गया। अब इसके नीचे में फंक्शन वो डिक्लेरेशन था, अब डेफिनेशन कर देते हैं, इंट सम इंट n। फंक्शन डिफाइन करने में इस बॉडी में क्या लिखे हम, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट टोटल, या फिर छोड़ो इसकी भी जरूरत नहीं है। अब देखो हमें इसको एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। रिकर्सिव फंक्शन में सबसे पहला थॉट जो आपके माइंड में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि ये फंक्शन ब्रेक कब होगा, मतलब इसका लास्ट पॉइंट कब आएगा कि जब मैं कहूँगा कि हाँ अब सारा काम हो गया, अब रुक जा, वो कब होगा। अब ये सम का फंक्शन है तो ये कब रुकेगा, जब सारे नंबर्स खत्म हो चुके हैं। सारे नंबर्स मतलब सपोज करो मैंने 5 एंटर किया तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 हो चुका होगा, तब ये फंक्शन रुक जाएगा। मतलब 0 पे रुक रहा है तो हम इसका पहले रोकने वाली स्टेटमेंट्स पे लिखते हैं, ठीक है। इफ़ जब n की वैल्यू 0 होगी तब ये रुक जाएगा, n == 0, तो भाई रिटर्न 0 कर दें। कोई दिक्कत की बात नहीं अभी तक। मैं कह रहा हूँ जैसे n की वैल्यू 0 होगी तो कुछ नहीं करना होगा, एक रिटर्न 0 कर देगा ये। अब n की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या करें, एल्स ये सेम फंक्शन दोबारा चलाए, सम उसको रिटर्न करे, पहले रिटर्न n प्लस सम का n - 1। अब आपको ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखो सपोज को मैंने 5 एंटर दिया, इस फंक्शन के अंदर 5 एंटर हुआ, बिल्कुल एंटर हुआ। पहले वो चेक करेगा क्या 5 0 के बराबर है, नहीं है, नहीं है तो इस एल्स में आ जाएगा। अब इस एल्स में क्या हो रहा है, रिटर्न n प्लस सम n - 1। यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा, अगर मैंने 5 एंटर किया तो इसकी जगह आ जाएगा 5 + 5 - 1 क्या होता है, सम का 4। समझ आया? अब जब ये फंक्शन दोबारा इसमें कॉल होगा फिर से इसमें आएगा, देखेगा क्या 4 0 के बराबर है, नहीं भाई 4 0 के बराबर नहीं है, फिर इस सेल्स में वर्क करेगा। अब ये क्या रिटर्न करेगा, n अभी 4 होगा जब ये कॉल हो रहा होगा, तो ये इसका जगह आ जाएगा, सम 4 की जगह आ जाएगा 5 + 4 + सम का 3। फिर जब ये सम का 3 कॉल होगा फिर ये चेक करेगा क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है, तो फिर ये रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा अब ये 3 प्लस सम का 2। ऐसे जब ये सम 2 कॉल होगा तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 2 प्लस सम का 1। फिर जब ये कॉल होगा कि ये क्या रिटर्न कर देगा, 1 प्लस सम का 0। ठीक है। अब बताओ इसका ये क्या रिटर्न करेगा, जब ये यहाँ पे कॉल हुआ तब ये चेक करेगा क्या n 0 के बराबर है, बिल्कुल है, अब ये 0 रिटर्न कर देगा। ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इन सब की मदद से हमें 5 अगर हमने इनपुट दिया तो 5 तक का सम मिल जाएगा हमें, यही हमें चाहिए था। सिंपल सीधा प्रोग्राम बन गया। अब इसको कॉल कर लेंगे हम ऊपर, printf सम इज सम टिल सम इज %d कॉमा कॉल कर दो जो भी यूज़र ने नंबर दिया होगा उस नंबर से। यूज़र से मैंने नंबर लिया था, नंबर सेव कराया था, अब इस नंबर से मैं वो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, मुझे वहाँ तक सम से मिल जाएगा। इसको रन करके देखेंगे, इंटर नंबर सपोज 5 तक हमने लिया था तो 15, देखो 5 + 4 + 3 + 2 ये 15 ही आएगा। आप करके देख लेना, ऐसे ही ये वर्क कर रहा है। मैंने आपको समझा दिया क्या हो रहा है। पहले 5 जब इसमें आएगा 0 के बराबर नहीं होगा, एल्स में जाएगा तो 5 प्लस सम का 4 चलेगा, फिर सम का 4 क्या रिटर्न करेगा, 0 में चेक करेगा, नहीं होगा तो 4 प्लस सम का 3, फिर सम का 2 1 कर करके ये हमें टोटल आ जाएगा। इसका सम ये यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 15, जो ये यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो जाएगी। क्लियर? ऐसे बनता है रिकर्सिव फंक्शन। ये हो गया आपका रिकर्सिव फंक्शन। और ये जो कॉल आप इसी फंक्शन की इसी फंक्शन के अंदर लिख रहे हो, इसको बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। ये दोनों चीज़ें की डिफाइन भी आपको समझ आ गई। एग्जाम्पल भी हमने ले लिया। आप देखते हैं आगे क्या है। ये हम स्क्रीनशॉट लेकर रखे सेम प्रोग्राम का। अब राइट अ प्रोग्राम टू गेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्जन। फैक्टोरियल का प्रोग्राम थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पेपर में पूछ लिया जाता है, तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। फैक्टोरियल के प्रोग्राम में कुछ फ़र्क नहीं है। ये देखो
इसमें हम सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल। अब पहले सोचो फैक्टोरियल का प्रोग्राम ब्रेक कब होगा, मतलब उसका लास्ट पॉइंट कब आएगा। सब उसको मैंने 5 का फैक्टोरियल निकालना है, सेम 5 लेते हैं, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी ये 1 पे रुक रहा है, ठीक है। 1 पे रुक रहा है मतलब 1 के बाद 0 पे तो नहीं जाएगा। 1 पे जब ये इंट n की वैल्यू 1 हो तभी क्या रिटर्न कर दे, 1 रिटर्न कर दे। ऐसा क्यों हो रहा है अभी बताते हैं आपको। देखो आ गया, ये बन गया आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम। कैसे चल रहा है देखो। अब इसको पहले मैं नाम चेंज कर देता हूँ, सम की जगह मैं लिख देता हूँ फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी फैक्टोरियल। अभी आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन चुका है। कैसे काम कर रहा है मैं दिखाता हूँ। सपोज करो मैंने 5 फैक्टोरियल 5 को कॉल किया, ये फंक्शन मैंने कॉल किया, तो यहाँ n की जगह 5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या ये चेक करेगा 5 1 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, तो एल्स में आ जाएगा और रिटर्न करेगा 5 इंटू फैक्टोरियल इंटू n-1। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, फिर से हम देखेंगे, इसमें आ जाएगा 5 प्लस फैक्टोरियल 4, ये रिटर्न कर रहा है वो। अब ये फंक्शन दोबारा से कॉल हो रहा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, अच्छा प्लस नहीं है इस बार, सॉरी, फैक्टोरियल का 4, ठीक है। ये फंक्शन दोबारा से इसमें कॉल हो रहा है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है इस बार, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 का। समझ आया। ये बार बार फैक्टोरियल फंक्शन अपने आप में कॉल हो ही जा रहा है। कब तक कॉल होगा, जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। तो फैक्टोरियल 3 क्या रिटर्न करेगा हमें, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। अब ये फंक्शन फैक्टोरियल ऑफ 2 जब कॉल होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। ये क्या रिटर्न कर रहा था, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। समझ आया क्या चल रहा है यहाँ पे। जब पहले 5 आया तो यहाँ पे 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 कॉल हो गया। जब फिर 4 आएगा तो क्या 4 के बराबर होगा, नहीं होगा। फिर से 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 कॉल हो जाएगा। फैक्टोरियल ऑफ 3 जब यहाँ पे आया तो क्या 3 1 के बराबर है, नहीं है। फिर 2 इंटू 1 कॉल हो जाएगा। फिर जब 1 आएगा, फिर हाँ 1 1 के बराबर है तो रिटर्न 1। तो इस फैक्टोरियल ऑफ 1 की जगह क्या रिटर्न करेगा, ये 1, इसके आगे कुछ नहीं होगा। तो ये इससे हमें फैक्टोरियल मिल जाएगा 5 का। ऐसे चलता है फैक्टोरियल का प्रोग्राम। कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें जब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको, खाली यहाँ पे फैक्टोरियल लिखना है और एंटर नंबर, बाकी सब सही है। यहाँ पे भी चेंज करना, सॉरी, फैक्टोरियल एंटर नंबर 5 का ही ले लेते हैं। 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, जो कि आ गया। समझ गए कैसे चल रहा है। हमने यहाँ पे फैक्टोरियल 5 की कॉल दी, यहाँ पे आया, चेक करा क्या 5 1 के बराबर है, 5 1 के बराबर नहीं है, तो क्या कॉल चला गया, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 कॉल कर दें। सिंपल। ऐसे ही बनता है एक रिकर्सिव प्रोग्राम। जब भी आप एक रिकर्सिव प्रोग्राम बनाएंगे, सबसे पहले सोचें कि वो एंड कहाँ हो रहा है, वो कंडीशन सबसे पहले इफ में लिखें और फिर एल्स लगा के जो भी स्टेटमेंट्स आपसे रिकर्सिव करनी है वो लिखें। जैसे मुझे पता था फैक्टोरियल का प्रोग्राम में, इसलिए मैंने n=1 पर रिटर्न 1 कर दिया। अगर सम का था तो मुझे पता था वो 0 पे एंड होता है, इसलिए n=0 पे मैंने रिटर्न 0 कर दिया। ऐसे ही सारे प्रोग्राम बनते हैं। फिर रिकर्जन में बस इतना ही था। जिस फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो उसको रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं, उस कॉल को रिकर्सिव कॉल बोलते हैं। जैसे ये भी रिकर्सिव कॉल है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी आपको समझा दिया, और बाकी के रिकर्सिव प्रोग्राम के आप क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। रिकर्जन अब ये हमारी पूरी यूनिट 2 खत्म हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। सब अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। कोई भी दिक्कत हो, ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, या फिर ये इसमें ऐसे क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, कमेंट में कर देना। या फिर पढ़ाने में अच्छा ना लगा हो तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आपको ऐसा पढ़ाना अच्छा लगता है तो वो भी बता देना। और बाकी ऐसी वीडियोस और चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय।